के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री ज्ञानेश शर्मा, चेयरमैन योग आयोग छत्तीसगढ़ एवं अध्यक्ष विप्र प्रशिक्षण समिति का पुष्पहार से स्वागत एवं अभिनंदन करें। कार्यक्रम की कन्वीनर डॉक्टर दिव्या शर्मा, एचओडी एजुकेशन डिपार्टमेंट विप्र कॉलेज सेंरोड की ज्ञानेश शर्मा का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री गिरीश पांडे सर, प्रोफेसर डिफेंस स्टडी का स्वागत करने के लिए मैं विवेक शर्मा सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। रीना शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन डिपार्टमेंट संगोद की आज की कॉन्फ्रेंस की कीनोट स्पीकर डॉक्टर नीलम अरोड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर एससीईआरटी रायपुर छत्तीसगढ़, पुष्पगुच्छ से स्वागत करती हूँ। श्री मोहित सर से अनुरोध कि वे आज के कार्यक्रम के प्राचार्य जी विप्र कॉलेज का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। अतिथियों के स्वागत के पश्चात मैं मंच पर डॉक्टर दिव्या शर्मा को आमंत्रित करती हूँ कि वे आज के कॉन्फ्रेंस की रूपरेखा एवं संक्षिप्त विवरण से हम सभी को अवगत कराएं। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद असिता मैडम। शिक्षा विभाग विप्र महाविद्यालय द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका विषय है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 reconceptualizing the inclusive, integrated, engaging and enjoyable learning। आज के इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि महोदय श्री ज्ञानेश शर्मा सर, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ योग आयोग एवं अध्यक्ष विप्र प्रशिक्षण समिति, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महोदय प्रोफेसर गिरीश पांडे सर, सैन्य विभाग नागार्जुन बीजी कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़। आज के कॉन्फ्रेंस की कीनोट स्पीकर डॉक्टर नीलम अरोड़ा मैडम, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड स्टेट नोडल ऑफिसर डेप्यूटेड बाय एनसीईआरटी, महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय डॉक्टर निकेश तिवारी सर, समस्त प्रतिभागीगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मैं अपना अभिवादन एवं अभिनंदन प्रेषित करते हुए आज के कॉन्फ्रेंस की रूपरेखा आपके सामने बताना चाहूंगी। आज से प्रारंभ इस 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका मुख्य विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 है। यह NEP 2020 हम शिक्षा जगत के स्टेक होल्डर्स के लिए एक गर्व का काम करता है। इसको हमें समझना जितना आवश्यक है, जितना अपरिहार्य है, उसी के चलते इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस 3 दिवस तक चलने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमने अलग अलग देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज के रेनाउंड स्पीकर्स को सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के रूप में इनवाइट किया है। जैसा कि आप हमारे फ्लेक्सेस, हमारे बैनर्स, फ्लायर्स में देख पा रहे हैं कि यह नेशनल कॉन्फ्रेंस हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया है। इसमें हम इस ब्रांडेड मोड में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन सभी प्रकार के लेक्चर्स का आयोजन कर रहे हैं एवं इसका प्रसारण यूट्यूब पर किया जा रहा है। आज से प्रारंभ हो रहे इस 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रति दिवस 2 तकनीकी सत्र एवं कल बीच के दिन में 3 तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस प्रकार कुल 7 तकनीकी सत्र, 7 टेक्निकल सेशंस यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें अलग अलग विषय विशेषज्ञ हमारे कॉन्फ्रेंस की थीम पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। आज की इस कॉन्फ्रेंस की मेन थीम और सब थीम्स पर हमें कुल 24 रिसर्च पेपर और लगभग 79 आर्टिकल्स प्राप्त हुए हैं एंड स्टिल वी आर एक्सेप्टिंग एंड रिसीविंग द रिसर्च पेपर्स एंड आर्टिकल्स, जिन्हें हमें कॉन्फ्रेंस के समापन के पश्चात ISBN प्रोसीडिंग में प्रकाशित करवाने की हमारी योजना है।
जैसा कि हमने विगत वर्ष भी अपने वेबिनार की श्रृंखला को ISDF प्रोसीडिंग में प्रकाशित करवाया था। अभी आप आज से इस कीनोट स्पीकर में से लेकर समस्त तकनीकी सत्रों में NEP के विषय में बहुत सारी ऐसी बातें जानेंगे जो आपको लगेगा कि आप पहली बार सुन रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि धैर्य एवं इंटरेस्ट अपनी रुचि बनाए रखें और इस कॉन्फ्रेंस का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद मैडम। आदरणीय प्राचार्य से मेरा सादर अनुरोध कि वे मंच पर आकर कार्यक्रम की जानकारी देते हुए हमारा मार्गदर्शन। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन अवसर और उपस्थित मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष और इस महाविद्यालय को मूर्त स्वरूप देने वाले श्री ज्ञानेश शर्मा जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारे संस्थापक सदस्यों में से एक रविशंकर विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव और विज्ञान महाविद्यालय की प्रोफेसर गिरीश पांडे जी, अरोरा मैडम, उपस्थित छात्र छात्राओं, ये हमारे इस सत्र का तीसरा कार्यक्रम है। तीसरा कार्यक्रम से उद्देश्य हमारा नेशनल सेमिनार, वेबिनार, कॉन्फ्रेंस, और जब से कोरोना काल को हम लोगों ने झेला है, सहा है, तब से एक नई परिभाषा मैंने तो पहली बार जब आप तो आपसे ये सुना, हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड से तात्पर्य ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, दोनों का जो कॉम्बी स्वरूप है वो हाइब्रिड मोड, क्योंकि आपकी जो कक्षाएं जो चलती थी वो हाइब्रिड मोड में, बच्चे क्लास में भी हैं और जो नहीं आए हैं वो ऑनलाइन में। उसी प्रकार से हम लोगों ने एक ऐसे विषय को चुना, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अभी जो इस वर्ष जो प्रवेश लेंगे महाविद्यालय में, उनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो जिस कोर्स का निर्धारण किया गया है उस स्वरूप में पढ़ाई करनी हो। मैं स्वयं उसमें, क्योंकि मैं डिफेंस स्टडीज से हूँ, बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक हुई, केंद्रीय अध्ययन मंडल की बैठक हुई, उसमें मैं भी उपस्थित था, राजस्थान महोदय उस समय के गिरीश भाई भी उसमें बैठक में उपस्थित थे। उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मैंने जो एक चीज महसूस किया वो ये था कि स्किल को ज्यादा महत्व दिया गया है। कहने का तात्पर्य कि भाई मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मैंने BA किया है, मैंने B.Com किया है, मैंने BSc किया, लेकिन मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास करने को कुछ नहीं है। लेकिन अब राष्ट्रीय नई जो शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें ये है कि छात्र यदि ग्रेजुएट होकर निकलता है तो कम से कम वो कुछ ना कुछ स्किल तो उसके पास हो, कुछ ना कुछ अपने जीविकोपार्जन के लिए वो कर सके। ये इसमें किया गया है। कंप्यूटर के नॉलेज, कंप्यूटर को ये प्रयास किया गया कि मैक्सिमम कोर्स में कंप्यूटर कुछ ना कुछ हिस्सा उसमें समाहित हो। उसी प्रकार से खेल और योग को भी महत्व दिया गया है। योग भी आपको कहीं ना कहीं अपने अध्ययन के दौरान आपको जानना ही होगा, क्योंकि हमेशा हम लोगों ने पढ़ा है, सीखा है कि एक स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है, तो इसके लिए खेल को भी महत्व दिया गया है। तो इन 3 दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर, नई शिक्षा नीति पर जो विषय विशेषज्ञ है वो देश भर से ऑफलाइन मोड में भी आपके बीच उपस्थित होंगे और ऑनलाइन मोड में भी आपको जो यहाँ पर नहीं आ सके, जो बाहर के जो लोग हैं वो ऑनलाइन मोड में उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी देंगे। क्योंकि आप लोग एजुकेशन से जुड़े हैं, आप लोग B.Ed कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये धारणा है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करूंगा, तो आपको जानना होगा कि क्या नई शिक्षा नीति। और इन 3 दिनों बहुत सारे जो शोधार्थी हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, वो पेपर भी प्रस्तुत करेंगे। तो ये 3 दिन का हमारा जो शेड्यूल है
जो कन्वीनर है इस कार्यक्रम के दिव्या मैडम, उन्होंने सारी जानकारी आपको दी है। हम लोग मेरे ख्याल से आधा से पौन घंटे विलम्ब है, तो ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी को अच्छे आयोजन के लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन नमस्कार करते हुए अपने स्थान में धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दिनेश पांडे सर से मेरा सादर अनुरोध कि वे मंच पर आकर अपने अशेष भोजन से हमें आमंत्रित करें। मंच पर उपस्थित हम सब के अग्रज सीआरटी से आए प्रोफेसर नीलम सरोवर मैडम, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर महेश तिवारी, साथ में उपस्थित शिक्षक एवं छात्र छात्राओं। जैसा कि NEP 2020 से ही एक परिलक्षित होता है कि एक नया शिक्षण से संबंधित एक नीति है जो 2020 में लागू हुआ। 2020 आज हम खड़े हैं 22 में, तो ये 2 वर्ष पुरानी है। अब 2 वर्ष पुरानी चीज को हम क्या पढ़े, क्या बताएं, क्या समझें। शासन ने जब 20 में इसको लागू किया था, केंद्र शासन ने, तब ये कहा था कि 2022 से अनिवार्य रूप से लागू होना, और चाहे तो 20 में भी लागू कर सकते हैं, 21 में भी लागू कर सकते हैं। अब समस्या ये है कि एक ऐसी शिक्षा नीति जो 2020 में लागू की गई है और कहा गया है कि ये 2040 तक रहेगा, और 40 से पहले इसमें कोई समीक्षा भी नहीं होगा। 40 के बाद पहली बार समीक्षा होगा और इसे 2050 तक लागू करना है। यानी जो 2020 में जो नई एजुकेशन पॉलिसी लागू है, 3 दिन तक हम चर्चा करेंगे, ये 2050 तक के लिए है। और हम जानते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का अंतिम सत्य है। कोई भी चीज जो पढ़ते लिखते हैं वो सदा के लिए परफेक्ट नहीं होता, कुछ सालों बाद उसमें हमको बदलाव करना पड़ता है। तो हम हमारे देश में देखते हैं कि बहुत लंबे समय से हर कुछ दशकों बाद एक नई शिक्षा नीति आती है। ये शिक्षा नीति बनाने के लिए एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम तय हुआ था, बहुत बड़े कुली लोगों ने बनाया था, और पहली बार एक ग्राम पंचायत जिला स्तर पर, सभी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्तर पर मंगा करके बनाया गया। यहाँ बहुत सारी समस्या है, जो बताया गया है वैसा मूर्ख करना चाहिए जो उतरता नहीं, इसका बहुत समस्या है। अब मैं एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताऊंगा तो वो कई बार आप सुन चुके हैं कि कैसा 5+3+3+4 जैसे सिस्टम लागू कर दिया गया है। स्कूल में क्या होगा, कॉलेज में क्या होगा, आप सभी जानते हैं। हम चर्चा करना चाहते हैं कि वो जमीन पर उतरे कैसे। वास्तव में एजुकेशन जो है एक ऐसा विषय है जो राज्य सरकार का है, केंद्र का नहीं। जैसे संविधान हमारा बना तो कुछ विषय राज्य सरकार का होता है, कुछ केंद्र सरकार का होता है, कुछ संवर्ती सूची में रखा है दोनों के लिए। जैसा रेलवे है, रेलवे केंद्र सरकार का है, सड़क है, परिवहन है, तो वो राज्य सरकार का है। तो वैसे ही शिक्षा राज्य सरकार का है और पॉलिसी बनाता केंद्र सरकार। शिक्षा किसका अधीन है? राज्य सरकार का। पॉलिसी बनाए केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार जो पॉलिसी बनाएगा उस पॉलिसी को लागू करना राज्य सरकार को है। अब होता यह है कि केंद्र में एक अलग पार्टी का सरकार है, राज्य में अलग पार्टी की सरकार है। तो राज्य में वो पार्टी की सरकार जहां केंद्र में भी समान है, वो तो तुरंत बड़ा लागू कर दिए। यूपी में लागू हो गया, एमपी में लागू हो गया, कर्नाटक में लागू हो गया। और ऐसे सरकार जो केंद्र में नहीं है वो ठंडे में। अब चूंकि विषय राज्य सरकार का है तो आप दबाव भी नहीं डाल सकते, एक लिमिट से ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते। अब पढ़ने पे ऐसा लगता है कि नई शिक्षा नीति बहुत बड़ा परिवर्तन कर देगा।
परंतु क्या जमीन स्तर पर लागू हो रहा है? अब देखिए, कहा गया है कि हम केंद्र सरकार के बजट का 6% हिस्सा एजुकेशन में खर्च करेंगे। हम 3% नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 2 सालों में केंद्र सरकार ने 4% किया, 6% फालतू है। तो केंद्र सरकार बजट में डाले तो सही 6% हिस्सा। उसमें ये कहा गया है कि ये ग्रास रूट लेवल से आगे बढ़ेगा, यानी शुरू के 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल। तो शुरू के 5 साल क्या है कि अभी पढ़ने के लिए जो बच्चा क्लास 1 में जाता है तो उसका उम्र हम मानते हैं 5.5-6 साल। तो 6 साल में पहली क्लास में जाता है। अब ये नए एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं 3 साल में भेजना है। 3 साल में भेजोगे तो 3 साल जो है प्ले स्कूल रहेगा, यानी कोई पुस्तक आपको ले जाना, खेल खेल के पढ़ाना है। और उसके बाद 2 साल पहला और दूसरी क्लास होगा। ये कुल 5 साल का पहला होगा, प्रारंभिक होगा, प्रिपरेटरी क्लासेस जो होंगे। इसमें कोई परीक्षा नहीं होगा और मातृभाषा में पढ़ाई होगा और खेल खेल में उसको पास करना है। तो पहला परीक्षा उसका होगा क्लास 3 से 3, 4, 5, ये 3 साल का दूसरा पुस्तक वर्ग होगा, जिसमें लिखाई पढ़ाई परीक्षा सब होगा। इसको लेकर कहा कि रीजनल भाषा होना चाहिए, चाहे छत्तीसगढ़ी हो, ओडिया हो, बंगाली हो। और उसके बाद 3 साल मिडिल स्कूल होगा, जो आज के 6, 7, 8, जिस पर यह कहा गया कि एक नेशनल लैंग्वेज को पढ़ना जरूरी बच्चे को, कोई भी नेशनल लैंग्वेज हो सकता है। और उसके बाद का जो 3 साल जो होगा, 4 साल जो होगा 12वीं तक होगा। तो उसमें एक इंटरनेशनल लैंग्वेज चाहे इंग्लिश हो या कोई भी वो कर सकते हैं। और लैंग्वेज को सबको कंपलसरी नहीं किया, क्योंकि तमिलनाडु के कुछ पार्टियों ने इस पर आपत्ति किया, तो सरकार फिर बैक होती आगे की सफाई देने लग गया। तो मेन जो परिवर्तन जो फिजिकल एजुकेशन से होना है, जो अभी हमारा जो टॉपिक है कि पुनर्कल्पना या नई समावेशी, वो क्यों किया गया? हम जब पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में, या सारे बड़े जो पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में, उस समय 1 महीने का दशहरा दीपावली अवकाश होता था, 7-8 दिन का शीतकालीन अवकाश होता था, 1.5 महीने का गर्मी का अवकाश होता था। और स्कूल जब पढ़ते थे तब भी घर आने के बाद बस्ता पढ़कर खेलने जाते थे। और ऐसा ऐसा खेल थे जो आज नए पीढ़ी जानते भी नाम नहीं सुने हैं। सिवाय खेलने के दूसरा कोई काम नहीं होता था। और अभी बचपन से वो स्कूल में जाना तो बहुत दूर की बात, घर का टाइल्स लगे हुए अगर भूल दिया तो मम्मी को टेंशन होता है कि ये इसका लाइटों से सफाई नहीं हुआ है, कैसे बच्चे अपना पैर रखेगा। जिस तालाब में गर्मियों में हम नहाते थे डुबक डुबक के, वो हरा पानी रहता था, उसी में भैंस नहा रहा है, वैसी बाजू में सांप तैर रहा है, मछली है और बाजू हम कूद के नहा रहे हैं। उसी पानी से भगवान महादेव नहलाते भी। आज उसमें आप हाथ नहीं लगना चाहोगे, स्विमिंग पूल में जाओ, गंदा पानी को उसमें नहीं पसंद करोगे, क्लोरीन युक्त नहीं है बोलोगे। तो आज बच्चा प्राइमरी स्कूल में आप पढ़ाओगे क्या? कोई सिलेबस नहीं है कि आप 3 साल की उम्र में बच्चे को आप भेज रहे हो स्कूल। बच्चा आपस में पेशाब कर दिया, पॉटी कर दिया तो कैसे हैंडल करोगे? मम्मी मम्मी करके रोना शुरू कर दिया, कैसे हैंडल करोगे? उसको 3 साल की उम्र में क्या पढ़ाओगे? 4 साल की उम्र में क्या पढ़ाओगे? सिलेबस तैयार है क्या? कुछ नहीं, 20 में है और जितना डिले करोगे लागू करने के लिए कुछ नहीं। फिर क्या कोई राज्य सरकार गांव गांव में ऐसा प्ले स्कूल बनाया है क्या? अभी तो प्राइमरी स्कूल नहीं बना है ठीक से, या वो जैसा मॉडल प्राइमरी स्कूल होना चाहिए वैसा नहीं है। तो प्ले स्कूल आपको 3 साल के बच्चे के लिए चाहिए, 4 साल के लिए बच्चे के लिए चाहिए, 5 साल के लिए बच्चे के लिए चाहिए। तो हम कितना तैयार हैं इस नई एजुकेशन पॉलिसी, और वहीं से शुरू करना है। तो प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल में कुछ नहीं है, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट होगी किसी के गाइडलाइन से गवर्नमेंट,
तो यूजीसी में तो बना दिया भैया लागू करना है, तो एक मॉडल सिलेबस जारी कर दिया सभी सब्जेक्ट का। उस मॉडल सिलेबस के हिसाब से सब राज्य यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से सिलेबस तैयार कर ले, बस वही तक तैयार है। उसके आगे जब आप सिलेबस तैयार कर रहे हो, एमपी यूपी में तो पिछले साल लागू हो गया, छत्तीसगढ़ का पूरा बैठक हो गया है और हो सकता है 15 दिन के अंदर सिलेबस आ जाए। पर उस नए सिलेबस के हिसाब से कोई पुस्तक छाप के मॉडल आया है बच्चे पढ़ाने के लिए? क्या उस नए सिलेबस के हिसाब से प्रैक्टिकल के लिए आपने पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया क्या, ताकि प्रैक्टिकल के लिए आप सामान खरीद सकें? क्योंकि पहले जब हम ग्रेजुएशन करते थे तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़ने पर ग्रेजुएशन का डिग्री मिलता था। आप बोलते एक साल पढ़ोगे सर्टिफिकेट का डिग्री मिलेगा, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट लीजिए, 2 साल पढ़ोगे ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा, तीसरा साल पढ़ोगे ग्रेजुएट फाइनल ईयर का मिलेगा आपको। तो वो जो पढ़ोगे उसके हिसाब से जो प्रैक्टिकल होगा, उसके हिसाब से जो कोर्स होगा, ना पुस्तक है ना प्रैक्टिकल सामग्री है, कैसे करोगे? तो ये बहुत सारा पेज अभी फंसा हुआ है। इसी नई एनईपी में कहा गया है कि हम दूसरे देशों के विश्वविद्यालय को हम अपने देश में कैंपस खोलने का प्रदर्शन देंगे, चाहे वो अमेरिका का हो, जापान का हो, ऑस्ट्रेलिया का कोई यूनिवर्सिटी हो, वो इंडिया में अपना कैंपस खोल सकता है। ये बहुत पहले शुरू किया गया था, 20 साल पहले, परंतु अमली जामा नहीं हो पाया, क्योंकि पता चला कि कोई हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी तो देखते हैं ना, हमारे ब्रेन में बैठा है सब सरकारी यूनिवर्सिटी और विदेशों में जो यूनिवर्सिटी है, चाहे कैम्ब्रिज है, हार्वर्ड है, ये सब प्राइवेट है। हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी अब आए ना, वहां शुरू से प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब वहां तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोई आया, हम नाम नहीं जानते, कहा है आकर कैंपस खोल दिया है, जहाँ करोड़ों का फीस दिया, बंद किया दरवाजा और घर अपना चला गया। आप क्या करोगे? तो शर्त लगाया था कम से कम $50 करोड़ कम से कम डिपॉजिट करेंगे तब यूनिवर्सिटी खोले, कोई नहीं आए। तो अब नए इस एनईपी बोला क्या है कि हम 50 यूनिवर्सिटी को परमिशन देंगे। कौन से 50 यूनिवर्सिटी? जो दुनिया का टॉप 50 यूनिवर्सिटी होगा वो इंडिया में अपना कैंपस खोल सकता है। अब ये तो लिख दिया कि 50 यूनिवर्सिटी खोलेंगे, पर कौन बताएगा कि दुनिया का 50 यूनिवर्सिटी कौन है? कौन तय करेगा ये यूनिवर्सिटी टॉप 50 आता है? कोई नहीं, इसमें गाइडलाइन है। किसको बोलोगे ये 50 यूनिवर्सिटी में आता है? एक बड़ी समस्या है। एक और भी है इसमें समस्या कि इस जब 2020 लागू किया गया, उस समय भारत का जो छात्र संख्या जो था, कॉलेज पहुंचने वाला, क्लास 1 से पढ़ के कॉलेज पहुंचने वाला, वो था 24% और छत्तीसगढ़ में था वो 18%। इसे 2035 तक के 50% करने का है। मतलब यदि आज कोई बच्चा प्राइमरी स्कूल में भर्ती हो रहा है क्लास 1 में, तो 2035 तक 50 बच्चा कॉलेज का फर्स्ट ईयर में प्रवेश लेगा। छत्तीसगढ़ में 18 है, तो 18 बच्चा यदि पहली क्लास से भर्ती होकर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आ रहा है, तो उसे आप 50 करना चाहते हैं, यानी 2.5 गुना संख्या का बढ़ाना चाहते हैं कॉलेज। तो उसके लिए क्या है, आज जितना कॉलेज है छत्तीसगढ़ में, 2035 तक उससे 2.5 गुना ज्यादा संख्या में कॉलेज, 2.5 गुना ज्यादा संख्या में यूनिवर्सिटी, तभी तो उतने बच्चे प्रवेश दे सकते हो। और क्या आज सरकार इतना क्षमतावान है कि आने वाला 10-15 सालों में 250-300 कॉलेज खोल सके या और 15-20 यूनिवर्सिटी खोल सके? नहीं है। तो पैसा कहां से आएगा इतना सारा कॉलेज खोलने के लिए और ये करने के लिए? केवल योजना बनाने के लिए नहीं होता, तो उसके लिए राज्य सरकार को ही पैसा इसमें एजुकेशन में डालना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने जो कमिटमेंट किया हुआ है 6% का, उसको भी लाना पड़ेगा, अदरवाइज आप एनईपी को सक्सेस नहीं होगा। एक चीज और है कि अब इसमें सब प्रकार का आमूल परिवर्तन कर रहे हैं, चाहे कॉलेज हो या स्कूल एजुकेशन हो।
तो इसमें जोड़ दिया गया है कि आपका जो टीचर है, टीचर का भर्ती का सिस्टम एक नए प्रकार से होगा। टीचर का ट्रेनिंग भी सिस्टम लागू किया गया है, यानी चाहे वो स्कूल का शिक्षक हो या कॉलेज का हो, उसे भर्ती नए तरीके से किया जाएगा और नए प्रकार से ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब स्कूल में शिक्षक भर्ती करने के लिए आप बीएड कराते हो, एमएड कराते हो। बीएड एमएड तो वही पढ़ाते हो जो आज का बच्चे के लिए आवश्यक है। एनईपी में जो बच्चा आएगा जिसके बाद 3 साल की उम्र में, उसके लिए बीएड एमएड में कोई सिलेबस नहीं है, तो आप उसके लिए क्या करोगे? तो वर्तमान बीएड को, एमएड को, सिस्टम को बंद करना है और नए प्रकार का बीएड लागू करना है। अब वो जो नए बीएड लागू करना है वो बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, बीकॉम बीएड है, परंतु सिलेबस उसका क्या होगा वो भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। तो जब नए सिलेबस होगा, नए प्रकार का टीचर का भर्ती करना है और नए प्रकार का ट्रेनिंग देना है, चाहे चाइल्ड साइकोलॉजी का हो या एडल्ट के लिए हो, तो वो सारा सिस्टम के बारे में अभी कोई पिक्चर क्लियर नहीं। और इसमें जो ट्रेनिंग का जो ये पीरियड रहेगा, ट्रेनिंग में क्या करेंगे इसका भी कोई उल्लेख नहीं, बस है कि ट्रेनिंग होगा और बहुत ब्रॉड रूप में बताया गया है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो ये बहुत सारी समस्या है। एक है फंडिंग का सब्जेक्ट में खर्च करना। हमारे यहाँ अभी क्या सिस्टम है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, जहाँ हमारे को जो एजुकेशन का पैसा मिलता है वो सबसे बड़ा रेशियो उसी में खर्च होता है और ये बीकॉम बीएससी में पैसा बहुत कम देते हैं। समस्या ये है कि सबसे ज्यादा बच्चा पढ़ता है बीए बीकॉम। अब आप रेशियो बढ़ाना चाहते हो तो इसी को बढ़ाओगे। बीकॉम बी और एमबीबीएस में जो खर्च करते हो वो आप खर्च कम करो नहीं बोल रहे, पर आपको इसमें भी आपको खर्च करना पड़ेगा। एक चीज और है, ये मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का अभी बड़ा हमको अच्छा लगता है कि कोई बच्चा फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, सर्टिफिकेट लेके चला गया, जॉब कर रहे 3 साल बाद आ रहा है, फिर वो सेकेंड ईयर पढ़ लिया, फिर कहीं चला गया 2 साल बाद आके थर्ड ईयर पढ़ लिया, ऐसे हर साल ले सकता है। पर क्या प्रैक्टिकली इंडिया में ये सक्सेस है क्या? प्रैक्टिकली ये इंडिया में सक्सेस है क्या? अब आप देखिए, मैं पहली बार इस चीज से रूबरू हुआ था जब मैं भिंड में प्रोफेसर था। जब भिंड में प्रोफेसर था तो एक अचानक गर्मी के दिनों में मैं होटल में खाना खा रहा था तो एक अंग्रेज आया, वो कनाडा का रहने वाला था, वो बीए किया था। उसके बाद वो साइकिल से इंडिया का भ्रमण करते करते वहां खजुराहो से वो भिंड आया था, वहां से उसको आना था। तो हम लोग साथ खाना खाए, फिर वो मेरे रूम में भी आया और होटल में ऊपर रात के सुबह चला गया। वो बताया कि वो बीए तो किया, उसके बाद वो जॉब किया और आगे ज्योग्राफी में उसको पीजी करना है, तो पहले घूमने के लिए आया है, उसके बाद वो पीजी कोर्स करेगा। तो वहां पे नियम है, क्योंकि न्यूक्लियर सेफ्टी होता है, वहां बच्चे को पढ़ाने लिखाने का जिम्मेदारी भी बहुत मुश्किल है। बच्चा एजुकेशन स्कूल तक करता है, कॉलेज में खुद पढ़ता है, यानी जॉब करता है, वो 2 साल 4 साल जॉब करेगा, पढ़ेगा, 2 साल जॉब करेगा, पढ़ेगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम बहुत मजबूत होता है। हम हमारा सारा खर्चा बच्चे पर पहले करते हैं, बाद में अपने पे करते हैं। वहां ऐसा नियम नहीं है। आपको बताऊंगा तब रह जाएंगे कि वहां जैसे पति पत्नी है, 5 बच्चे हैं, तो वहां बोलते हैं ये जो बच्चा है इस पत्नी के पहले पति का ये है, और ये बच्चा जो है ये पति का पहले पति का ये बच्चा है, और ये दूसरे का है। ऐसा करके सिस्टम बना। और पत्नी की है या पति की है, जो भी नौकरी करता है, पैसा कमाता है, वो 100% पहला खर्चा अपने आप ही करता है। इवन पत्नी के लिए भी खर्च नहीं करता। आपको जान के आश्चर्य होगा, पति पत्नी जब होटल जाते हैं तो पत्नी अलग ऑर्डर देती है, पति अलग ऑर्डर देते हैं, और दोनों अपना अपना बिल चुकाते हैं। समझ रहे? सिस्टम है वहां
कि पति जो कमाएगा अपने लिए रखेगा, अपने बैंक खाते में रखेगा, पत्नी के नहीं करता, बच्चे की बात ही छोड़ दे, क्योंकि उसको गारंटी नहीं है जो ये पत्नी मेरे साथ है ये 2 साल बाद भी मेरी पत्नी की रहेगी या कहीं और चली जाएगी, ये गारंटी नहीं है। तो वो वहां का सिस्टम कल्चर एकदम अलग। तो बच्चा जो होता है स्कूल तक तो पढ़ता है, क्योंकि स्कूलिंग वहां सरकार कराती है, कॉलेज के लिए पूरा जेब से बैंक का पैसा खर्च करना पड़ता है। तो बच्चा क्या करता है, नौकरी करता है, नौकरी करके पैसा में करेगा फिर कॉलेज पढ़ता है। तो ये जो सिस्टम है मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का, ये वेस्टर्न से आया है कि आदमी एक बार पढ़ के निकल जाए, जॉब करे, फिर लौट के आए। और हम जानते हैं कि बच्चा एक बार पढ़ाई छोड़ देता है इंडिया में और 4-5 साल बाद आ जाए तो पढ़ नहीं सकता। इसीलिए मैं सारे अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ कि नौकरी करने के लिए पूरा जिंदगी पड़ा है, पढ़ाई करने के लिए जिंदगी नहीं। पढ़ाई जितना करना है करते रहिए, भले 1 रोटी कम खाइए तो पढ़ाई करिए, पढ़ाई पूरा करिए, उसके बाद ही नौकरी चाहिए। नौकरी आपको बहुत मिलेगा, जो बोलते ना नौकरी नहीं मिलेगा तो कामचोर लोग, बैंकर नौकरी है करने वाला होना चाहिए, सरकारी नौकरी करना वो नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट कितना सक्सेसफुल होगा, ये भविष्य के लिए प्रश्न है। अभी ये एक और कल्पना है कि जैसे स्कूल में हम लोग जब पढ़ते थे 11th क्लास का जब मैट्रिक होता था तो 9th क्लास में सब्जेक्ट लेना पड़ता था, मैथ्स फिजिक्स, मैथ्स लो, बायो लो, कॉमर्स लो या आर्ट्स लो। बाद में वो 11th क्लास में आ गया कि आप क्या सब्जेक्ट ले रहे हो, इसमें बोल रहे हैं कि वो जो एक्सट्रीम है वो आप उसको भी चूज नहीं करोगे, सब पढ़ना। अब यानी आपको हर विषय का ज्ञान होना है, पर एक्सपर्ट किसी में नहीं। ज्ञान तो सब विषय में होना है, पर एक्सपर्ट किसी में नहीं होना है, इसका एक पॉलिसी। तो ये भी कहां तक आगे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ये कह नहीं सकते। एक और इसमें एक है कि क्लास 6 से ही कंप्यूटर को आपको हाथ में पकड़ाना है, यानी कोडिंग आपको आना चाहिए और टेक्नो फ्रेंडली बनाना है बच्चे को। और आज हम जानते हैं हमारे इंडिया में बच्चा जो है बोलना शुरू करता है तब से हाथ में मोबाइल आ जाता है, और हालांकि ये छोटा बच्चे हाथ देकर मोबाइल ना हो तो खाना भी नहीं खाता। माँ बाप को यदि बच्चे खाना खिलाना होता है छोटे बच्चे को, तो मोबाइल को हाथ में पकड़ाना पड़ता है तब वो खाना। इसका दुष्परिणाम ये है कि छोटे छोटे उम्र से बच्चों को चश्मा लगा, कमजोर हो रहा है। तो क्या हम इतने कम उम्र में कितना टेक्नो फ्रेंडली बनाएंगे? नेचर के करीब रखना है या टेक्नोलॉजी के करीब रखना है, ये भी एक प्लस थिंग है। ये भी भविष्य में हमको पता चलेगा कि हम जो पॉलिसी बना रहे हैं कितना सक्सेस है कितना नहीं। तो ये जो एनईपी है, एनईपी पर अभी 3 दिन तक बहुत लोग बात करेंगे। मैं उन विषयों को आपके सामने डाल रहा था जो अभी वर्तमान में मूर्त रूप देना है, जो हमारे लिए भविष्य के लिए है, जो 20 में तो हमको अपनाया गया है और कहा गया है कि 30 साल यानी 2050 तक ये लागू रहेगा, और इसको जितना जल्दी लागू करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और कोई भी चीज हम अपनाते हैं तो वो हमको बहुत भारी भरकम पैसे की आवश्यकता होती है, जिसके बारे में सवाल डाला। तो उसके लिए क्या राज्य और केंद्र सरकार तैयार है? क्या राज्य और केंद्र सरकार की प्राथमिकता सूची में एजुकेशन है? ये एक प्रश्न है, उसके आधार पर ये सफलता का पैमाना तय होगा। आप सभी लोग मुझको बुलाए, ध्यान से सुने, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी सफल हो और हम सबके लिए लाभदायक हो, भारत को प्रोग्रेसिव कंट्री में ला करके रखे। आप सबको बुलाए उसके लिए बहुत बहुत जानकारी के बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके पश्चात मुख्य अतिथि श्री ज्ञानी शर्मा सर से मेरा सादर अनुरोध कि मंच पर आकर अपनी आशय से हमारा मार्गदर्शन करें। नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा संकाय के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित सभी
इस सेमिनार में हमारे बीच उपस्थित रविशंकर विद्यालय के पूर्व कुलसचिव और वर्तमान में साइंस कॉलेज में प्रोफेसर हैं श्रीकांत पांडे जी, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से हर दृष्टिकोण को लेकर के नई शिक्षा नीति पे प्रकाश डाला। हमारे बीच में विषय विशेषज्ञ रूप मैडम आई है, उनका भी सारगर्भित बातें नई शिक्षा नीति को लेकर के सुनने को मिलेगा। उनका भी महाविद्यालय परिवार को स्वागत करते हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नीलेश तिवारी जी, इस सेमिनार की संयोजिका दिव्या शर्मा जी, अन्य यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित प्राध्यापक और प्यारे छात्र छात्र। अभी मेरे लिए नई शिक्षा नीति को लेकर बहुत ज्यादा बोलना संभव नहीं। जैसे कि पांडे जी ने बताया कि 2020 में जो लागू हो जाना था उस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं और इसकी सफलता असफलता और संबंधित बहुत सारी बातें पर पांडे जी ने बहुत ही विस्तार से बहुत ही सटीक जानकारी यहाँ उपलब्ध कराई है। निश्चित रूप से उनकी सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके सुझाव भी बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी चिंता भी बहुत जायज है, क्योंकि वे रविशंकर विश्वविद्यालय जैसे इस अंचल के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के कुल सचिव रहे हैं। पत्रकारिता विश्वविद्यालय में भी आप कुल सचिव रह चुके हैं। आपको न केवल पढ़ाने का बल्कि प्रशासनिक भी अनुभव आपके पास है। आप इस नई शिक्षा नीति के बारे में उसके हर पहलुओं पर आपका पकड़ है और आप भली भांति जानते हैं, इसीलिए आपकी सारी बातें जो आपने यहाँ बताई बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि नई शिक्षा नीति के बारे में भारत सरकार ने बहुत लंबे समय तक गहन विचार विमर्श करके कितने विशेषज्ञों की टीम ने इस पर काम किया है, तो सबके बावजूद अभी भी हमको ऐसा लगता है कि जो नई पॉलिसी नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें भी कितनी व्यवहारिक कमियां खामियां शिक्षाविदों को इसमें नजर आ रही। लेकिन क्योंकि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति बनाई है और उसको पालन करना राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है और हर शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी। शुरुआत में चाहे किसी भी परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़े, हमारे बीच हमारे सारे शिक्षा विभाग के प्रोफेसर, हमारे मित्र यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, उनका भी स्वागत है। यहाँ मैं अपने महाविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत सरकार हो या चाहे यूजीसी हो, चाहे मानव संसाधन मंत्रालय का भी संभवतः नाम चेंज हो गया है, पता है शिक्षा मंत्रालय में पुनः उनका नाम वापसी हो गया है। राज्य सरकारें हैं, फिर विश्वविद्यालय हैं, इन सभी का निर्देश को पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है और हमारी बाध्यता है। महाविद्यालय होने के नाते हमको तो बस
हमारा एक ही लक्ष्य है, दिग्गज जी डॉक्टर मेघेश तिवारी के नेतृत्व में आप लोग इस पर इसी प्रकार के सेमिनार के माध्यम से और लगातार और एक बार नहीं, जितने भी बड़े बड़े शिक्षाविद हैं जो इस नई शिक्षा नीति के बारे में बहुत अच्छे ढंग से अपने विचार रख सकते हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाना है, उसमें किस प्रकार का क्या कठिनाई विशेष रूप से निजी महाविद्यालयों को आ सकती है, उसमें हमको क्या तैयारी करना है जिसमें कि हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं किसी भी रूप में निराश न हो। वो अन्य महाविद्यालयों की तुलना में इस नई से नहीं होनी चाहिए। और नई शिक्षा नीति के बारे में आप लोग जितना इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, जितने विद्वानों के विद्वजनों को बुलाकर उनकी बातें सुनेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप सबके लिए, महाविद्यालय परिवार के लिए और यहाँ अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अभी नई शिक्षा नीति के बारे में बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। महाविद्यालय प्रबंध समिति के प्रमुख होने के नाते जरूर मैं इस बात का पूरा विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं कि हम पूरी ताकत से, पूरी संसाधनों के साथ किसी भी रूप में हमारा महाविद्यालय अन्य महाविद्यालयों की तुलना में बिल्कुल नहीं पिछड़ेगा। आपको जिस रूप में, जिस ढंग से नई पॉलिसी को लेकर संसाधनों की आवश्यकता हो, आप उसमें बिल्कुल उसकी भरपाई करें, कोताही बिल्कुल ना बरतें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग और हमारे जो गिरीश भाई हैं, सब मैडम बैठी हैं, इन सब से चर्चा करके, इनसे सहयोग लेकर के हम नई शिक्षा नीति के संदर्भ में जो भी बातें हैं उसको साथ में लेकर इस महाविद्यालय को चलेंगे शुभकामनाओं के साथ और पूरे विश्वास के साथ। हमारा महाविद्यालय नई शिक्षा नीति में अपने यहाँ के छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ हर संभव उसको उज्जवल बनाने में किसी भी रूप में कोई कोताही नहीं बरतेगा, पूरा सहयोग करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के इस बहुत ही अच्छे विषय पर आयोजित सेमिनार के लिए प्राचार्य सहित विद्यालयों को और सभी प्राध्यापकों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। आज के कॉन्फ्रेंस के रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर अगासी सर, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, रविशंकर विश्वविद्यालय, हमारे बीच दिव्या शर्मा से सादर अनुरोध कि वे उनका कुछ से अभिनंदन एवं स्वागत। आदरणीय प्राचार्य महोदय से अनुरोध, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ज्ञानी शर्मा जी को स्मृति में प्रदान करके हार्दिक सम्मान करें। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध कि डॉक्टर गिरीश पांडे सर को स्मृति में प्रदान करके अपना सम्मान करें।
आदरणीय मुख्य अतिथि सर से अनुरोध की वे राष्ट्रीय सरकार को इस मीटिंग में जुड़ान में आदरणीय ज्ञानी शर्मा सर से अनुरोध की वे मीना अरोड़ा मैम को इस मीटिंग में जुड़ान में आज के कार्यक्रम के मुख्य धारा में आज की कॉन्फ्रेंस के प्रथम टेक्निकल सेशन की इस बात करने से इस कॉन्फ्रेंस की और स्पीकर एवं हमारे टेक्निकल सेशन के रिसोर्स पर्सन व्यक्ति को और का परिचय देते हैं डॉक्टर विद्या शर्मा को मंच पर आमंत्रित करते हैं। अतिथि महोदयों का हार्दिक आभार। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमें निकालकर हमें प्रदान किया, हमारे बीच उपस्थित होकर उन्होंने हमारा गौरव बढ़ाया। आप सभी का बहुत बहुत आभार। प्रतिभागीगण विद्यार्थीगण अपना स्थान ग्रहण करेंगे। पीछे शायद काफी गर्मी हो रही है, तो पीछे के जो विद्यार्थी हैं वो अपनी चेयर सामने एक नई रो बना लें और सिर्फ एक ऐसा रो छोड़ें। आप अपनी चेयर से सामने आ जाइए। The last benches can come forward. सामने आके थोड़ी सी जगह आप आवाजाही के लिए छोड़ दीजिए, उसके अलावा आप सामने आकर बैठ जाइए ताकि आप गर्मी का प्रकोप नहीं महसूस हो। कार्यक्रम की मुख्य धारा में आते हुए जैसा कि हमने आपसे शेयर किया, इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में 7 टेक्निकल सेशन आयोजित किए जाएंगे और उनके पूर्व कीनोट एड्रेसिंग के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर नीलम अरोड़ा मैडम, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेट काउंसिल ऑफ रिसर्च एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, छत्तीसगढ़ रायपुर। डॉक्टर नीलम अरोड़ा मैडम एमसीएफ स्टेट नोडल ऑफिसर के रूप में कार्यरत भी है, एमसीईआरटी द्वारा डेवलप की गई है। शी हैज डेवलप्ड numerous focus papers, position papers. She has written many of the textbooks under the guidance and supervision of SCRT and NCERT. There are lots to say about Dr. Neelam Arora मैडम। मैं अपने शब्दों के साथ मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि वे आज के हमारे कीनोट एड्रेस को हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए पूरे कॉन्फ्रेंस का एक ओवरव्यू हमारे सामने हमें प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर नीलम अरोड़ा मैम, ओवर टू यू।
मुझे मौका दिया कि मैं नई जनरेशन के साथ रूबरू उनसे बातें कर सकूं। उस शिक्षा नीति की जो उनके लिए बनी, उस शिक्षा नीति की जिसमें बहुत सारी जगह आप सभी को दी। मुझे पता मेरे पास बहुत थोड़ा समय है आपके साथ बातचीत करने के लिए, लेकिन फिर भी बात से मैं छूट न जाऊं और ये बात रह न जाए, बाद में मुझे अफसोस होगा मैंने नहीं करी। तो मैं अपना सेशन शुरू करने से पहले कहना चाहती हूँ, जब मैं यहाँ पर आई इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया कि आप सब लोग इतनी खूबसूरती से बैठे थे। अगर आपके पास मेरी नजर होगी तो आप देखते आप सब इतने करीने से और इतने अच्छे से और एक जैसे बैठे हुए थे। मुझे लगा कि भारत कितना सुंदर है और साथ ही आपका बैठी हुई इतनी सुंदर, इतनी सहजता के साथ आप लोग बैठे थे। मुझे लगा मैं बात यहीं से शुरू करूंगी, लेकिन मैं कहना भूल न जाऊं। तो आप लोग अपनी खूबसूरती हमेशा बरकरार रखिएगा जैसे आज वो आपके पास है। चलिए हम नई शिक्षा नीति पर आते हैं। जितना समय मिला है उस समय के अंतर्गत ये बहुत मोटी बातें आपके पास रखूंगी, फोकस बातें जो है आपके सामने रखूंगी, जिससे कि जब भी कभी आप कहीं संबंधित कोई भी आर्टिकल पढ़े, कोई भी सुझाव पड़े, कोई भी चैलेंजेस पड़े तो आपकी समझ में बहुत जल्दी आ जाए। ये मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत मोटी बातें मैं आपके सामने रखूं, बहुत चीज छूटेगी और जो चीज छूटेगी वो आप आने वाले सेशन में आपको बन जाएगी। तो आने वाले सेशन को हम समझे, इसकी छोटी सी तैयारी आज हम इस सेशन में करेंगे कि आने वाले सेशन को हमको किस तरह से समझना है, वो जल्दी समझ में आए, उसकी तैयारी हम इस तरह से कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास NEP 1968 थी, उसके बाद 1986 के कवर पेजेस है जो मैंने आपके सामने रखे, और उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारे पास है, यानी कि 21वीं सदी की पहली एजुकेशन पॉलिसी। हम सब इस मायने में बहुत भाग्यशाली हैं कि इस NEP को हमने बनते हुए देखा, आकार लेते हुए देखा और आज भी हमारे बीच है जिसको हम इसका क्रियान्वयन करते हुए देखें। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम इतनी बड़ी 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति के हम क्या बनेंगे, साक्षी बनेंगे कि वो किस तरह से बनी और किस तरह से लागू हुई। ये देखने का, इसको जीने का जो अवसर है वो हम सभी को मिला है। आगे बढ़ाइए। मैं इस स्लाइड को छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि इसकी बातें आपके आने वाले सेशन में होगी। आगे बढ़ाइए। जहाँ से हम शुरू करते हैं, देखिए NEP 1968 में बनी, ये हमारी पहली शिक्षा नीति थी जो आजादी के बाद बनी 1968 में बनी। बहुत सारी चीजें हुई इसके बारे में आप पढ़ोगे, मैं सिर्फ NEP पर फोकस करती हूँ। उसके बाद हमारी शिक्षा नीति बनी 1986 में और 1992 में इसकी समीक्षा की गई और इसे किस तरह से हम अच्छी तरह से लागू करें वो बातें इसमें दी गई। क्योंकि दूसरी शिक्षा नीति थी 1986 और 1992 वाली। अब हमारे पास 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति आ गई है, वो है 2020 हमारे पास आई है, नई शिक्षा नीति 2020। अब इसमें देखिए ये बनी कैसे, किस तरह से तैयार हुई, या अचानक एक ग्रुप में बैठकर एक समिति के या हमारे जो फोकस लोग थे उन्होंने नहीं पढ़ाया, उन्होंने देश की समीक्षा करी, देश की जरूरतों के हिसाब से इसे बनाने की तैयारी करी। और इसके लिए कब से शुरू हुआ हमारा, जुलाई 2014 से। इसके पहले भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जुलाई 2014 से मैं आपके सामने रख रही हूँ। इसकी बनने की पूरी तरह से कंसल्टेशन की शुरुआत हुई। हम किसी से चर्चा करने के लिए तब आप सामने आते हैं, या किसी को चर्चा करने के लिए कब सामने आते हैं, जब हम तैयार हो जाते हैं उनसे बातें करने के लिए, हम अपने सुनने के प्रश्नों का जवाब दें, तब हम लोगों के बीच में जाते हैं। तो इसके पहले बहुत सारा अभ्यास, बहुत सारी
स्थायी हो चुकी थी नई शिक्षा नीति के स्वरूप में आने के लिए। उसके बाद आप होल्डर्स थे, जितने भी लाभार्थी थे, उनके साथ उनके क्लस्टर के साथ कि नई शिक्षा नीति में क्या किया जाए। देखिए हम किस तरह से हम बातें करते हैं सब जाए। अगर हम किसी समझ के पास जाते हैं, मान लीजिए शिक्षा नीति के बारे में जानना चाहती हूँ, हम लॉ लेना चाहती हूँ, तो मैं ऐसे तो नहीं नई शिक्षा नीति में क्या करना चाहती हूँ, वो इस बात का जवाब हमें कुछ प्रश्न बनाने होंगे, उनके हिसाब से बनाना होगा, उन्हें वहां पर बुलाना होगा, उनके पास जाना होगा। जैसे हम ये उनसे पूछेंगे आप अपने बच्चे को क्या बनाना है, अगर वो बोलेंगे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पुलिस, गवर्नमेंट, इलेक्ट्रीशियन, संगीतकार, गीतकार, तो उस तरह की चीजें हम हर स्टेक होल्डर किए गए, उनके अनुसार उनके स्तर के अनुसार किए गए और उनके जवाब उनके पास है, उनका एनालिसिस किया गया। उसके बाद जो नई शिक्षा नीति है वो आई। आप मेरी धर्म को ध्यान से रखिएगा, हम बाद में चर्चा करेंगे। आगे देखिए हम अक्टूबर 2015-2016 तक जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उन्होंने इसको फॉर्मुलेट किया, सारे सजेशन को इकट्ठा करा, वो सजेशन बॉटम अप अप्रोच से स्टार्ट कर अपर लेवल तक गए, उनको उन्होंने इकट्ठा करा, इकट्ठा करने के बाद ड्राफ्ट किया। जो ड्राफ्टिंग होती है, ड्राफ्टिंग ये बार-बार चलता है, ये सालों चलता है, क्योंकि लोगों के सामने इसका जवाब देना पड़ता है, इवन मीडिया के सामने भी। उसके बाद हम देखें जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी आई उनके सामने आए। उसके बाद में कुछ और इनपुट्स डाले गए, ये इनपुट यूं ही डाले गए, फिर से एक अभ्यास चला, एक कवायद चली पूरे देश के साथ, देशों के साथ कि हमारी नई शिक्षा नीति का ये ड्राफ्ट है, इसमें हम क्या क्या परिवर्तन लेकर आए। इसके बाद देखें 2017-18 में ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी को और उसकी चेयरमैनशिप की थी प्रोफेसर कस्तूरी रंगन। उनकी चेयरमैनशिप की है वो ड्राफ्ट तब में आ गया जुलाई 2020 में आया, अभी अपने अस्तित्व में आया। तो हम ये तय किया गया कि जो एजुकेशन हमारे पास है, देश के हर व्यक्ति के पास, हर बच्चे के पास चर्चा उन्हें बताया जाए कि नई शिक्षा नीति क्या है और नई शिक्षा नीति किस तरह से लागू की जाएगी और किस तरह से लागू करने के कौन से परिवर्तन होंगे। तो तमाम चीजें हमारे देश में होने लगी, इसका एक प्रमुख केंद्र है जिसमें आप सहभागी बने हैं बहुत खूबसूरती के साथ। ये जो आप देश में जो कुछ हो रहा है नई शिक्षा नीति को लेकर, वो ऐसा ही कुछ हो रहा है जैसा कि अभी हम कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि ये जो काफी इसमें आपको भाग लेने का मौका मिला। बहुत सारे बच्चे जो यहाँ तक पहुँचे जहाँ तक आप इस 3 दिनों को बहुत गंभीरता से ले और अपने आप पर गर्व महसूस करें कि आप इतने बड़े इवेंट का, देश के इतने बड़े इवेंट का आज हिस्सा बन रहे हैं और इस कॉलेज में ये अवसर आपको क्रिएट कर दिया, एक फैसिलिटेशन आपको दे दिया। ये एक बहुत बड़ी बातचीत के बाद कई बार वो ड्राफ्ट हुई, कई बार निकाली हुई, कई बार एक लंबे अभ्यास के बाद ये जो एक डॉक्यूमेंट से नई शिक्षा नीति का वो हमारे सामने आया। आगे से यह सिर्फ वही सिद्धांत, वही की लोग आपके सामने रखती हूँ जो हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे फोकस बातें हैं। अगर आप नई शिक्षा नीति का डॉक्यूमेंट चाहे हिंदी में उठाए चाहे इंग्लिश में उठाए, पूरे 2 या 3 भरे हुए हैं, लेकिन मैंने उन्हीं को फोकस किया है जिन पर आगे चलकर हमें काम करना है कि आप
गुजारिश है कि मेरे सेशन के समय कम है, आपको जरूर कुछ कहना होगा, जरूर करिएगा। हमारे इस आगे बढ़ने के लिए बहुत कम आए, क्या करें, हर स्टूडेंट के अंदर जो कैपेबिलिटीज है, क्षमताएं हैं, ये नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ा लक्ष्य, जो विद्यार्थी के जीवन जो कुछ अच्छा पन है उसको बाहर निकाला जाए, जिससे अच्छे जीवन का अवतार बने। ये अच्छे जीवन जीने के लिए हम उसको तैयार करें। तो दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, इसमें कुछ नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण बात कि शिक्षा के हर स्तर पर हम समानता लेकर आए, इक्विटी लेकर आए। ये क्यों जरूरी है, आगे हम देखेंगे। समानता की बात शिक्षा में एम्फेसिस क्यों करनी समानता पर, आगे हम देखेंगे। पर अभी याद रखें इसको। उसके बाद एक बहुत बड़ा वार्ता ने कहा है कि हम क्या करें, एम्फेसाइज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रादर देन कोर रटने की जगह पर हम समझने पर, कॉन्सेप्ट को समझने पर हम क्या करें, ध्यान दें अपने विद्यार्थियों को। और उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज करें कि इंग्लिश में जो लर्निंग स्किल्स है वो हमारे बच्चों में आना चाहिए, जिससे कि वो कहीं भी जाए वहां पर अपना जीवन बहुत अच्छे से गुजार सके। ये लर्निंग स्किल वर्गों से एक इनोवेशन, नया करना, क्रिएटिव करने की क्षमता बच्चों में पैदा करें। कम्युनिकेशन, बातचीत की वो अच्छी तरह से नेगोशिएट कर सके, बातचीत कर सके, और एक अभिव्यक्ति की क्षमता। लेकिन उसके पास सब कुछ है, अब अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, अपने आप को बता नहीं सकता, तो इसकी पढ़ाई किसी काम। तो कम्युनिकेशन की क्षमता और अभिव्यक्ति की क्षमता हमें अपनी बच्चों में पड़ेगी। उन्होंने जो कुछ सीखना है, जो कुछ जाना है, इसको बता सके, उसको वो कर। इस पर हमारी शिक्षा नीति ने फोकस किया है। यानी कि अगर आप देखोगे इसका केंद्र बिंदु कौन है, हम सब, यानी कि आप सभी जो 21वीं सदी के लिए एक बहुत अच्छा युग तैयार हो, जो भारत को आगे ले जाए और भारत के विकास को का विकास करे, और भारत के विकास के लिए जितनी वो सारी जरूरतें नई शिक्षा नीति देती है, शिक्षा के माध्यम से पूरी होगी। तो हमें शिक्षा को बहुत समझदारी से देखना होगा। अब देखिए, तो पहला इसका जो फोकस पॉइंट है उस पर हम आते हैं, वो है एजुकेशन द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। तो ये एक बहुत खूबसूरत चीज है। आप देखिए जब आप अपने डॉक्यूमेंट को जब उठाएंगे तो इसकी बहुत सुंदर खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी। आपको जो पहला आपको जो मिल रहा है चैप्टर जो मिल रहा है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन लर्निंग, शिक्षा देखभाल, यानी कि छोटे बच्चे की शिक्षा, उसकी देखभाल सीखने के लिए। जब आखिरी में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन, जीवन भर शिक्षा। कितनी खूबसूरती है कि बच्चों से शुरू करके एडल्ट पर जा रहे हैं। बच्चों में कह रहे हैं सीखने की नींव, और एडल्ट एजुकेशन में कह रहे हैं जीवन भर सीखना, यानी कि सीखने की नींव 3 साल में पड़ी है वो जीवन पर्यंत चले। यानी कि मुझे बच्चों को क्या बनाना है, सीखने वाला बनाना। वो सीखते कैसे हैं ये सीखेंगे, क्योंकि जीवन में हमेशा बदलाव आता है। आप बताइए 30 साल के सिलेबस को देखकर आज के सिलेबस को कंपेयर करें, जरूर करिएगा ये वाले अभ्यास आप कि उस समय कौन-कौन से सब्जेक्ट थे और आज कौन-कौन से सब्जेक्ट थे। आप देखिए वो सब्जेक्ट उस समय थे, आज नहीं, और जो उस समय नहीं थे वो आज हैं। यानी कि जिन्होंने, जैसे कि हमने उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा तो आज हमें उसको सीखना है। अगर हम निरंतर सीखने वाले नहीं बनेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। तो फोकस करती है कि हमारे बच्चे सीखना कैसे है ये जाने, और उसके अलावा जीवन भर सीखने वाले बने। उसके लिए बहुत जरूरी है कि बचपन की नींव बहुत मजबूत हो, और बचपन की नींव मजबूत हो, क्योंकि 85% ब्रेन का विकास होता है वो 3 से 6 की एज ग्रुप में होता है। अगर ये एज ग्रुप हमारे हाथ से निकल गई तो फिर हम बच्चों को सिखा नहीं पाएंगे जितना हम सिखाना चाहते हैं। फिर वो सीखते अपने एक्सपीरियंस से, लेकिन अभी वो प्राकृतिक रूप से सीख जाते हैं। तो 3 से 6 साल की उम्र है, तो 3 से 6 साल की उम्र हमारे हाथों से निकलनी चाहिए। पहले आप जानते थे बच्चा 6 साल में
था, आज 3 साल में वो हमारी शिक्षा के घेरे पे हमारे अंदर आ जाएगा, या मैं कहूँ 3 साल में बच्चा आपके पास पहुंच जाएगा, आपके घेरे में आपके हाथों में आ जाएगा, हमारे प्राइमरी स्कूल के साथ आएगा। तो कैसे करेंगे उसके साथ, उसको किस तरह से सिखाएंगे कि वो किस तरह से सीखेगा, हम उन्हें खेल में सिखाएंगे। सामने पढ़ने के बच्चे स्कूल पढ़ने की आदत है, हमारे शक्ति की तैयारी और इसकी तैयारी के लिए अगर आपने देखा 3 से 6 बच्चों को हम अपने घर में लाएंगे तो शिक्षा कैसी होगी, कैसी होगी उनकी शिक्षा, 3 से 6 साल के बच्चों की शिक्षा किस तरह से होगी, एक दिमाग में ढांचा हमारा आ जाता है, इनको कैसे पढ़ाएंगे, क्या सीखेंगे, तो ये कैसी होगी, यानी कि कैसे होगी, सुरक्षित होगी, रहित होगी, आनंददायी होगी, खेल के साथ होगी, एक्टिविटी के साथ होगी, नृत्य गीत और संगीत के साथ होगी, इनकी चित्रों के साथ होगी इनकी शिक्षा। और खेल में इनको दिखाया और बचाया नहीं जाएगा, यानी कि इनका ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए एक्सपोजर किए जाएंगे इस तरीके से कि ग्रुप के काम करें, ग्रुप में खेले, ग्रुप में सीखे अपने सराउंडिंग के साथ, ये शिक्षा इस तरह से होगी। यानी कि हम सभी को यदि कक्षाओं को पढ़ाना है, प्रारंभिक कक्षाओं को पढ़ाना है, अर्ली क्लासेस को पढ़ाना है, तो हमें बहुत बड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ट्रेन होना पड़ेगा हमें कि हमें इन्हें कैसे पढ़ना है, न खुद हमें इस नंबर के साथ और बस करके हम अभी आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि हम देखते हैं कैरिकुलम NEP ने एक ग्रुप को बहुत ज्यादा महत्व दिया है, तो यहाँ पर देखिए एक ग्रुप को देखिए तो 3 से 6 एक तक कैरिकुलम बनेगा और तो कक्षा 1 और 2 में चले जाए, कक्षा 1 और 2 में चले जाएंगे, इनके लिए 2 एक ग्रुप के लिए अलग कैरिकुलम बनेगा, अलग अलग तरीके होंगे पढ़ाने के, ये आप उसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद NEP बड़े दावे के साथ है, बहुत दावे के साथ है कि हमारा 5 साल का बच्चा जब वो 5 साल का हो जाएगा तो वो बाल वाटिका में जाएगा, इसका नाम आपको अभी छत्तीसगढ़ में मोर बाल वाटिका कहते हैं, तो ये बाल वाटिका में जाएगा, वहां पर जाकर ये जो 5 साल का बच्चा है, 6 साल की कक्षा 1 में आ जाएगा, तो वो तमाम चीजें पढ़ेगा, सीखेगा जो कक्षा 1 में जरूरी है, क्योंकि अब तक तो बच्चे खेलते हुए सीखते थे, बैठते थे, एक्टिविटीज करते थे, गोल मेज में बैठते हैं, दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, लंबाई नाप रहे हैं, लेकिन कक्षा 1 में हो सकता है थोड़ी देर बैठना पड़े, उसे बैठने की आदत ना, उसे थोड़ा ज्यादा सुनना पड़े, उसे ज्यादा सुनने की आदत ना, उसको थोड़ा इस तरह से लिखना पड़े, कुछ चित्र बनाने पड़े, मसल्स को एक्टिव करना पड़े, ये सारे जो अभ्यास होंगे वो बालवाड़ी में होंगे कि हम बच्चे को कक्षा 1 के लिए तैयार करके ही हम कहाँ ले जाए, कक्षा 1 में क्लास 1 में ले जाए, और जैसे बच्चा क्लास 1 में आता है तो आपको पता है क्लास 1 का अपना एक अलग कोर्स होगा, अपना एक अलग करिकुलम होगा, अपनी अलग पेडागॉजी होगी, पेडागॉजी मतलब सिखाने के तरीके अलग होंगे, पर पूरे हमारे देश में अलग अलग तरह की बालवाटिका होगी, बालवाड़ी होगी, प्री स्कूल होंगे, प्ले स्कूल होंगे, पर बच्चा क्लास 1 में एक सिलेबस पढ़ेगा, तो उसके लिए 1 महीने क्लास 1 के हर बच्चे के लिए 1 महीने का स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम होगा, जिसमें 1 महीने का मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिससे कि बच्चे को कक्षा 1 के लायक के हिसाब से पूरी तरह से हम क्या करते हैं इंगेज करके रखें, ताकि वो कक्षा 1 के लिए तैयार हो जाए। यानी कि अब पहले के जैसे बच्चे कक्षा 1 के मार्कशीट लेके 2 घंटा में बैठ गया, उसको मजा नहीं आया, क्लास छोड़ दिया, 3 महीने 4 महीने 5 महीने मार्कशीट बच्चे को ले आया पहला बच्चा को, फिर रोते रहते बच्चे को काटते नीचे लाइट क्लास छोड़, ऐसा कुछ नहीं होता, एक बच्चे को पूरा सीधे को ट्रैक किया जाएगा और उसे फिर अपनी कक्षा में छोड़ा जाएगा, अपनी कक्षा में छोड़ा जाएगा, ट्रैक करने की सिस्टम डेवलप किए जाए। ये कक्षा 1 की हम जो बातें कर रहे हैं, उसके बाद देखिए हमारा दूसरा हम दूसरे चैप्टर्स की तरफ चलते हैं।
ये वाला फाउंडेशनल लिटरेसी बाय ग्रेड मिस्टर। अब हमें कक्षा एक और 2 के बाद हम चलते हैं कक्षा में जाएंगे ना, कक्षा 3, 4 और 5 के बाद। कक्षा 3 को इन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया। कक्षा 3 के बच्चे को जरूर एक परीक्षा देनी पड़ेगी, सेंसस एग्जामिनेशन असेसमेंट, जिसमें हम ट्रैक करेंगे कि कक्षा 3 के सारे बच्चों ने कितना सीख लिया और कहाँ पर सीखना बाकी है। पर ये ट्रैक करने के असेसमेंट करने के लिए सिखाना तो पड़ेगा। एनीपी कहती है असेसमेंट इस बात का करो कि बच्चा कितना जानता है, इस बात का पता ही मत करो कि बच्चा क्या नहीं जानता। बच्चा कितना जानता है इसको करने के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ये एक कोर्स हमारे पास आया है। इसमें ये है कि कक्षा 3 तक आते आते बच्चा अर्ली न्यूमरेसी और अर्ली लिटरेसी प्रारंभिक गणित और प्रारंभिक भाषा सीख जाए। उसको पढ़ना लिखना बोलना आ जाएगा, समझना आ जाएगा। अगर पढ़ना लिखना बोलना समझना नहीं आया तो कुछ भी नहीं पढ़ सकेगा, कुछ भी नहीं समझ सकेगा और आगे सीखना बाधित हो जाएगा, यानी कि रुक जाएगा। तो कक्षा 3 तक बच्चे बोल सके, पढ़ सके, लिख सके, समझ सके, तभी उनकी आगे की शिक्षा जारी रहेगी। नहीं तो बच्चा बहुत जल्दी स्कूल से क्या हो जाएगा, बाहर। तो हम 2025 तक ये काम पूरा करना है कि हमारी कक्षा 3 के बच्चे, कक्षा 5 के बच्चे, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसमें पढ़ना लिखना बोलना ना आनी ही चाहिए। तो अब इसके लिए बहुत सारे प्रोविजन किए हैं, जैसे करना, उनके मॉड्यूल्स बनाना, उनकी ट्रेनिंग करना और गाँवों के हिसाब से उनकी ड्यूटी करना, उस पर मैं नहीं जानती। हम सीधे अब अगले चैप्टर पर आ जाते हैं, अगली स्लाइड पर हम पहुंचते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारे करोड़ों बच्चे भी हमारे स्कूल से बाहर, करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर। क्यों बाहर है करोड़ों बच्चे स्कूल से? देश के करोड़ों बच्चे, करीब 3 करोड़ के बच्चे आ गए थे एनईपी में, आप जरूर देखिएगा। क्यों बाहर है स्कूल के? क्यों बाहर है? आप ऐसे कोई जवाब आएगा? शिक्षा में कुछ गलत या सही नहीं होता, सिर्फ हमें विचार होते हैं। ये एक बहुत अच्छा कारण है और इसका पूरा एक चैप्टर है, बहुत अच्छा जवाब उन्होंने दिया। ये तो आपने जो बात बताई, आपने चैप्टर कंप्लीट किया मेरा, कुछ बच्चे इससे बाहर हो जाते हैं, स्कूल का वातावरण उनका अनुकूल नहीं होता, वो उतना सीखते हुए नहीं होते जितना सीखने के लिए उनको भेज दिया जाता है। उनको पिछला आता नहीं है, उनको जोड़ घटाना आता है, पूरा भाग सिखाया जाता है। और कुछ बच्चे की परिस्थितियां इतनी कठिन होती है, उनके हालात इतने तंग होते हैं कि अपना घर छोड़कर स्कूल आने में बहुत मुश्किलों से आते हैं, क्योंकि उनके पास हमारी किताबों के अलावा कोई किताबें नहीं होती। उनको घर में कोई कहानियां सुनाने वाला, कोई बातें करने वाला नहीं होता। वो अपने सामने भी तय नहीं कर पाते तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, उनके पास इसी तरह हालात वाले बच्चे होते हैं जो हमारे स्कूल के सामने रहते हैं। कुछ बच्चे जब इसलिए भागते हैं, उन्हें उनके अनुकूल वातावरण नहीं मिलता, उन्हें उनके अनुकूल व्यवहार नहीं मिलता और उनकी किताबें, उनके टीचर और क्लासेस की भाषा को समझ नहीं पाते। इन तमाम चीजों पर ध्यान दिया है एनईपी और इन तमाम चीजों करने के प्रोविजन भी बताए कि हम इन्हें किस तरह से दूर कर सकते हैं। आप जरूर ये कह सकते हैं कि एनईपी अच्छा दिखा है, एक बहुत बड़ी शिक्षा प्रगति है देश के बच्चों के लिए, देश के टीचर्स के लिए। एनईपी में प्रगति है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि गाँवों जो बच्चे हैं तो क्यों हो रहे हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा है। जैसा कि आपने कहा दिया गया है इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप SEDGS, ये नाम बार-बार आपका आएगा, आप इसको पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत जो बच्चे आते हैं उन बच्चों को उन्होंने रखा हुआ है। ये जो बच्चे हैं वो
चाहे वो SC/ST के हो, चाहे पिछड़े वर्ग के हो, चाहे वो गांव की भूमि वाले हो, चाहे वो कस्बे वाले हो, चाहे शहर वाले हो। कुछ ऐसे बच्चे हो जिनको खाने को कुछ नहीं मिलता, वो मारने पर मजबूर है, वो बच्चे को, चाहे किसी भी कम हालात वाले बच्चे हो, ट्रांसजेंडर हो, उन सबको शिक्षा के घेरे में लाने की जो अभ्यास है वो हमारे लगे। उनके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे, उनके लिए जो ओपन स्कूलिंग सिस्टम है उसमें तरह तरह के मॉड्यूल बनाए जाएंगे, ब्लैंकेट बोर्ड की परीक्षा होगी और उन्हें स्कूल में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जाएगा, स्कूल को लिए लायक बनाया जाएगा, उनको रिसोर्सेज पैदा किए जाएंगे कि जो बच्चा है वो धीरे धीरे हमारे स्कूल में एडजस्ट होना सीख जाए। ये तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी। आगे चले, ये जो आप बार बार पढ़ते हैं कि पहले हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम था, कौन सा पेडागॉजिकल स्ट्रक्चर था, 10+2, ठीक है, 1 से 10 तक हम क्या करते थे, 1 से 5, फिर मिडिल स्कूल 6 से 8, फिर 9, 10, 11, 12, 10+2 सिस्टम था हमारे पास। लेकिन अब वो 10+2 सिस्टम के बदले आ गया है 5 + 3 + 3 + 4। ये जो सिस्टम हमारे पास आया है। अच्छा, 5 साल में क्या होगा, 3 साल क्या होगा, प्ले स्कूल आंगनवाड़ी बाल वाटिका में, और उसके बाद 2 साल में कक्षा 1 यहाँ पर पढ़ाई आर्ट इंटीग्रेटेड होगी, बच्चों को परिवेश में ही शिक्षा दी जाएगी, उनको बहुत ज्यादा इनके ऊपर बातें होती नहीं जाएगी, खेल में उनको पढ़ाया जाएगा और आनंददायक शिक्षा एजुकेशन हो वो ये 1 से लेकर 2 तक। जैसे हम 3 पर आते हैं कुछ लाइट टेक्स्ट बुक हो जाएगी, कुछ हल्की फुल्की पुस्तकें हो जाएगी, कुछ छोटी छोटी अवधारणाएं हो जाएगी, पर उस समय योग्य शिक्षक होंगे जो कक्षा 3, 4 और 5 को पढ़ा सके। इसके लिए टीचर्स को कैपेबल बनाया जाएगा, ये कहती है जब टीचर वाले पार्ट में आऊंगी कम से दोहराया जाएगा। उसके बाद देखते हैं इसको जो हम कहते हैं कंडीशनल स्टेज, कक्षा 2 तो 5 शुरुआती जो 5वीं हम प्ले स्कूल से लेकर क्लास 2 तक आते हैं, ग्रेड 2 तक आते हैं, उसको हम कहते हैं कंडीशनल स्टेज। इसके बाद 3 से जो 5 है उसको हम कहते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, यानी कि बच्चा नई अवधारणाएं और सब्जेक्ट वाइज कॉन्सेप्ट को सीखने की तैयारी करवाते हैं। छोटी छोटी अवधारणाएं हम ये तो बताते हैं कि पानी और शहर को या देह को हम किसी सब्जेक्ट पर प्रॉपर से डालते हैं तो अलग अलग तरीके से बैठते, लेकिन उनको विश्वास की कारण ये बात कब बताएंगे जब बच्चा 10वीं या 12वीं में पहुंचे। लेकिन छोटे छोटे अवधारणाओं से हम उसको खेल खेल में अवगत कराएंगे, उनको एक्सपीरियंस से अवगत कराएंगे, उनको रटाएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर रटाएंगे तो फिर से क्लास में जाकर रटना और बोलने का अभ्यास करना पड़ेगा। आगे इसके बाद मिडिल स्टेज में चलते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट की जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने लगती है बच्चों को, क्योंकि हम इतना तैयार कर चुके होते हैं बच्चों को कि वो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले। उसके बाद फिर जो क्लास आती है वो सेकेंडरी स्टेज जाती है जिसमें 9 से 12 के बच्चे होते हैं। 11 और 12 में आपको पता है फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, जो बच्चे हैं वो कोर्स कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट को, साथ के साथ कोई आर्ट का सब्जेक्ट को वैसे वोकेशनल एजुकेशन का सब्जेक्ट ले सकते हैं, कॉमर्स का सब्जेक्ट आपके जैसे सब्जेक्ट की कौन नहीं है, पर उस सब्जेक्ट को बच्चों को प्रोवाइड कराई चाहिए। बच्चों को कंपेयर नहीं किया जाएगा कि 3 सब्जेक्ट को ऐसे कंपेयर नहीं किया जा सकेगा, वो बहुत सारे सब्जेक्ट में कोई सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, मतलब साइंस के साथ आर्ट्स भी जो है वो मिक्स होगा, जो कॉमर्स है वो भी मिक्स हो सकता है। और उसके बाद जहाँ पर कहते हैं आगे चलिए उसमें लोकल फ्लेवर होगा। हम छत्तीसगढ़ में है ना, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, बस्तर की बात करेंगे, नारायणपुर की बात करेंगे, अपनी नदियों की बातें करेंगे, अपनी भाषा की बातें करेंगे, हम किसी और की बातें नहीं करेंगे। लोकल फ्लेवर होगा जिससे हर बच्चे को उस किताब में अपनी छवि नजर आए, अपनी इमेज नजर आए, उसके नदी का ये देश दिखा। बहुत सारी किताबों से अपनी किताबों को जल्दी से पहचान। ये
पुस्तकें इस तरह से तैयार की जाएगी। और जैसे लिखा फ्रीडम ऑफ थिंकिंग वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टू बी प्रोवाइडेड, कॉम्बिनेशन इनको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। आपने देखा करिकुलम का जो लोड है वो कम करेंगे, बस्ते का भार कम करेंगे, जिससे कि इसेंशियल लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग हो सके। ऐसा क्यों होता है? पानी ऊपर की तरफ क्यों चढ़ता है? गर्मी में कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं? दूध उबलता है और पानी नहीं उबलता है। ये तमाम चीजों पर क्रिटिकली आलोचनात्मक चिंतन करने के अवसर बच्चे को मिले। आकाश कभी काला रंग सफेद क्यों? तमाम चीजों पर बच्चा चिंतन कर सके, इसके लिए बच्चे को अवसर दिए जाएंगे और बच्चे का जो बोझ है, टेंशन का जो बोझ है वो कम किया जाएगा, ताकि इन अवधारणा को अच्छी तरह से समझ सके। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर है, ये तो हो गया इसका हो जाएगा। और इन तमाम चीजों में बहुत सारे प्रोविजन की जरूरत पड़ेगी जो आगे के सेशंस में आपको पता चलेंगे। टीचर कैसे होंगे, कैसे होगी, लाइब्रेरी कैसे होगी। तो यहाँ पर लिखा है ना, यूज एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल लिटरेसी कोडिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कोडिंग और कंप्यूटेशनल थिंकिंग बहुत बड़ा पार्ट है जो कक्षा 6 से हमारे यहाँ आ जाएगा। मशीन लैंग्वेज, मशीन लर्निंग, डाटा सिस्टम से कैप्चर करना है, ये क्लास 6 से आ जाएगा। मैथ के साथ हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग भी बच्चों को पढ़ाएंगे, जो कि अभी देशों में चल रहा है। सिर्फ वो कंप्यूटर चलाना, मोबाइल चलाना नहीं सीखेंगे, क्योंकि लैंग्वेज कैसी होती है वो भी सीखेंगे, वो कैसे बच्चा में वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग को और जो डिजिटल लिटरेसी को काफी जोर दिया गया है। एक बात उन्होंने कही, नेशनल क्रिटिकल फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन तैयार किया जाएगा। आगे चलिए। अब देखिए ये उन्होंने कहा भाषा को, मातृभाषा को बहुत महत्व दिया जाएगा। अनजान भाषा में बच्चा नहीं सीखता है, वो बहुत मुश्किल से आ जाता है। तो शुरुआती कक्षा 5 तक, यहाँ तक 8 तक बच्चे को किस भाषा में शिक्षा दी जाएगी? उसकी अपनी मातृभाषा में, उसकी अपनी स्थानीय भाषा में। जो किताबें होंगी वो भी स्थानीय भाषा में चलेगी। गणित और विज्ञान की जो पुस्तकें हैं वो 2 भाषाओं में चलेगी। जितनी भाषा है वो लागू रहेगा, लेकिन जैसे 2 भाषा है वो बच्चा इंडियन सीखेगा, भारतीय भाषा को सीखेगा। संस्कृत भाषा में बहुत सारी बातें हैं जिसको सीखकर हम साइंस में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ज्योतिष में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो साइंस की जो संस्कृत को भी लेने की बात करें, एक बार और करिए कि बच्चे को एक प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, फन प्रोजेक्ट करना पड़ेगा लैंग्वेज के ऊपर, जिसमें वो किसी लैंग्वेज के ऊपर एक प्रोजेक्ट करेगा, बस देखिए करेगा, उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इस लैंग्वेज में पूरी बातें डीटेल की प्रोजेक्ट करेगा तो क्या सीखेगा। आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये मल्टी लैंग्वेज पर क्या पावर है, अगर आपको पढ़ना होगा तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। आगे चलिए। उसके बाद देखिए असेसमेंट को ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन किया है, क्लास 3 का कराते होगा ये। अब बाकी जो असेसमेंट है वो सारे के सारे असेसमेंट को सीखने की असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट सीखने में सहायक होगा, असेसमेंट पढ़ने में सहायक होगा, असेसमेंट बच्चे की कमजोरियां निकालेगा। ये असेसमेंट पर काम परिवर्तन किया गया है और एक नेशनल सेंटर बनाया गया है, असेसमेंट के लिए परख बनाया गया नेशनल लेवल पर। और ये परख क्या करेगा, असेसमेंट के लिए स्टैंडर्ड क्या करेगा देश के लिए, और ये नेट को और स्टेट के अचीवमेंट सर्वे को गाइड करेगा, और आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स पूरे देश में कैसा चल रहे हैं इसका कवर बनाकर रखेगा। यहाँ पर हमको अच्छा करके हमें क्या करेगा, हमें ये बताएगा। आगे चले हम टीचर एजुकेशन के बाद प्रोग्रेस कार्ड होगी। असेसमेंट में बच्चों के पास 3 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होगा, जो आगे के समय में बच्चों को कैसे कर सकते हैं। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड समग्र बच्चा खुद का असेसमेंट खुद करेगा, ये असेसमेंट बच्चे की साथी का असेसमेंट करेंगे, टीचर असेसमेंट करेंगे, पेरेंट असेसमेंट करेंगे, उसका पोर्टफोलियो के पास होगा। इन तमाम चीजों को देखने के बाद हम तय कर पाएंगे कि बच्चे को कैरियर का चुनाव क्या करना चाहिए और बच्चे को कंसाइन कहाँ पर है, हर स्तर पर हम तय कर पाएंगे। ये जो हमारा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड करेगा, इसमें नेशनल टेस्ट की लिटरेसी की बात करेंगे,
तो एप्टीट्यूड टेस्ट देगी आगे बढ़े। आगे देखिए टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन एंड टीचर को हर तरह का फैसिलिटेशन दिया गया है, उसको 50% अपने प्रोग्रेस के दिए गए हैं, जरूरत के अनुसार वो अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ कॉम्प्लीमेंट देखिए उसमें 4 या वो 2 इयर्स भी एक ईयर का कोई सा भी अगर नहीं पास इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स दिए हैं ताकि वो 4 इयर्स करने के बाद हम लोग सर्टिफिकेट कोर्स करके इंस्पेक्शन चाइल्ड को बना सके या जो हमारे डिफरेंट चाइल्ड को बना सके किसी जाकर उनको बना सके। बहुत सारे काउंसिल एनईपी में टीचर्स के लिए और टीचर एजुकेशन के लिए टीचर एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा फ्रेमवर्क बनेगा। आपके सर आगे मुझे जल्दी से छोड़ना होगा आगे चलेगा। आगे ये टीचर एम्पावरमेंट करने की बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आपसे शेयर करी। आगे की 50 घंटों का कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स है। अब उसके बाद हमको इंक्लूसिव एजुकेशन पर हमको करना है जिसमें हम जेंडर, सोशो कल्चरल आइडेंटिटी, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, डिसेबिलिटी, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन इन तमाम चीजों को ध्यान में रखेंगे। अब एनईपी में जाएंगे तो जेंडर आइडेंटिटी में कौन से लोग आते हैं वो प्रोविजन दिया गया है। सोशल कल्चरल आइडेंटिटी में कौन आएंगे इसमें एससी एसटी ओबीसी ज्यादा आएगा। ज्योग्राफिकल के गांव कस्बे के लोग आएंगे डिसेबिलिटीज बहुत तरह की होगी वो बात आएगी। सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को है बच्चों की वो तमाम चीजें इनमें आएंगी। सारी चीजों के लिए आएंगी बहुत सारी बातें करेंगे इनको समझाने के लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन को टीचर्स को स्कूल को और सोसाइटी को बेहतर बनाने की बात करती है। किस तरह की सब को अपने घेरे में लेना चाहते हैं और घेरे में लेकर बड़ी खूबसूरती आगे चले ना। आगे देखिए सपोर्ट फॉर डिफरेंट आगे चले आगे देखिए सपोर्ट करेंगे और टीचर को ऐसे को रेगुलर स्कूल होगा इंटीग्रेटेड स्कूल में रेगुलर स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ ही साथ एनआई वर्क जो है सर्टिफिकेट कोर्स लेकर आए। यदि कुछ बच्चों में जिज्ञासा बहुत ज्यादा है तो अल्टरनेटिव स्कूल की बात करी है और काउंसलर की बात भी उन्होंने करी है और एजुकेशन का बहुत और क्या जो बच्चे हैं वो कुछ बैकलेस फेस होगी और बैकलेस फेस में बच्चे किसी सोसाइटी की किसी क्लस्टर के पास जाके जैसे कि बड़े से छात्र का काम करने वाला जैसे कि डॉक्टर है काम करने वाला के काम करने वाला उनके पास जाकर उनकी तमाम नाम वहाँ पर किए गए हैं और किसी भी क्या सारा इसको भी आइडेंटिफाई करके इसको दिया जाएगा। बहुत सरल शब्दों में कहूँ इसको हम कहते हैं बच्चे इंटर्नशिप प्रोग्राम को जरूर सीख जाएंगे जब अपने जीवन में क्षेत्र उनके पास अपने जीवन की जरूरत हो ये स्कूल में पढ़ने के दौरान साथ करेंगे। इसका एक है एडल्ट एजुकेशन राइट्स ऑफ लर्निंग जिसमें एडल्ट एजुकेशन की प्रावधान ये है मैंने कहा ये कि अगर नहीं पढ़ते नहीं समझते वो बैंक की बात नहीं समझ पाएंगे और जो सर्टिफिकेट्स है नोटिसेस है जो सूचना है उनको नहीं समझ पाएंगे और जिन्हें जो करना है कि माध्यम से काम कर पाएंगे इसके उनको जीवन भर सीखने के जो प्रोविजन है वो तय की जाए और जो उनको वोकेशनल स्किल्स है वो दिए जाए जो एडल्ट जिस एजुकेशन जिस काम में है पर उसके स्किल को बढ़ाने की जो उपाय है वो वहीं पर किए जाए जहाँ पर वो काम करता है वहीं पर सेंटर बनाया जाए। सेंटर के लिए बच्चों को बढ़ाने का काम किया जाए। आगे मुझे लगता है कि मैंने सारी बातें आपके साथ शेयर की। सिर्फ एक बात नहीं बची थी कि हमारी बात है आगे किस तरह से हमारे जब हमें मौका मिलेगा तो आगे एनसीए संबंधित मोटी बात नहीं कही। इसके बाद एनसीए बन रहा है एनसीए का टेक्स्ट बुक करके टेक्स्ट बुक के बाद क्लास इंटरेक्शन टीचर ट्रेनिंग और फिर स्कूल में पढ़ाई यानी कि कभी भी एक बुक बनकर एक दस्तावेज बनकर अलमारी में बंद नहीं रहती। मैंने मुझे लगता है कि ओवरऑल आपके सामने रखा आपने इसे सुना इसकी आप सभी का बहुत बहुत
में पढ़ती थी और बड़े होते होते में हर फ्रेज कहावत मुहावरे का अर्थ समझ में आने लगा। वैसा ही एक अभी याद आ रहा है डॉक्टर अरोड़ा प्रेजेंटेशन के बाद गागर में सागर भरना भी कहते हैं, तो रियली डॉक्टर अरोड़ा ने NEP 2020 का ओवरव्यू प्रस्तुत करते हुए हमारे बीच में गागर में सागर भर दिया। बहुत ही कम समय में सभी शब्दों में उन्होंने अपनी बात हम तक पहुंचाई। उनका प्रेजेंटेशन हमारे शिक्षार्थी उसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मैम आपका। कॉन्फ्रेंस के प्रथम दिवस की सब्सिक्वेंट साइकिल में हमारे प्रथम तकनीकी सर्कल के विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर सीडी आकाशीय सर हमारे बीच में है। हम कर्तव्य भूमि से उनका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर सीडी आकाशीय सर हमारे द्रविड़ संकुल विश्वविद्यालय के अध्यापक शिक्षण संस्थान में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं एवं फिजिकल एजुकेशन स्कूल ऑफ स्टडीज में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। मैं सादर अभिवादन करते हुए आवाज क्लैश होगा। पीछे के स्टूडेंट्स अपनी जगह के सामने आ सकते हैं। मैंने पहले भी तुमसे ये ऑप्शन दिया था, आप अपनी चेयर लेके सामने आ गए। पीछे से काफी गर्मी हो रही है, सामने की चेयर खाली है, आप उसमें आ जाइए। तो क्या हो गया था इसमें? उसका ग्रुप में नहीं चेंज हो गया था, कैसी हो गया। अच्छा, तो अब तो नहीं करेगा गड़बड़? नहीं करना चाहिए। गर्मी और धूप दोनों मल्टीप्लाई करनी और उसमें बैठे रहना किससे बैठने तैयारी होगी। इसलिए मैं आपकी भावनाओं को समझना और ये जो प्रेजेंटेशन है वो आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसका कितना उसका महत्व है, उससे ज्यादा महत्व उन सभी लोगों के लिए है जो इस नई शिक्षा नीति के कर्णधार हैं, जिन्होंने इसको बनाया और जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इन दोनों में बहुत अंतर होता है। जिन्होंने बनाया वो बना के चले गए और जो उपयोग करने वाले हैं वो अभी गर्मी में
ट्रायल दे रहे हैं 42 डिग्री में जो ट्रायल दे रहा है कोई वास्तव में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कर्णधार है, तो वास्तव में कर्णधार आप ही लोग रहेंगे, क्योंकि जब तक आप लोग ये डिग्री लेकर के निकलेंगे उस डिग्री के मिलने के बाद आपकी दौड़ शुरू होगी। अभी तो केवल 25 तारीख का इंतजार है और उस 25 तारीख को कैसे निपटेंगे उस पर कंसर्न चल रहा है, तो वो भी कंसर्न करिए। और जब डिग्री लेके निकलेंगे उसके बाद के लिए मैं आपको कुछ लेके जा रहा हूँ। कई साल लगे मेडल में, तो सारा कुछ समेट दिया, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। मैं इस मुद्दे पर आप लोग से चर्चा करना चाह रहा था, वो बहुत गंभीर स्थिति का है, लेकिन जो आपसे सीधे सीधे संबंधित सीधे संबंधित है। तो जैसे जैसे आप आगे की स्लाइड में आएंगे तो आपको इस बात का नजर हो जाएगा कि ये सब आपके सामने जुड़ा हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे जॉइन किए? ये 20 वाला जो जॉब है, ऐसे कितने लोग ने किया है? नहीं किया? ऐसा वाला किया है? नहीं दिख रहा है? मैं हटा दूं इसको? दिख रहा है? तो ऐसा वाला किया है? ये है ना? ऐसा वाला तो जब वैसा कर सकते थे तो ऐसा ऐसा क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जिस समय वो करना था उस समय बोलते हैं कि पढ़ाई करो। कौन बोलता है? मम्मी बोलती है। क्या बोलती है? कूदो मत, चोट लग जाएगी। आप लोग भी वही बोलोगे, मत बोलना। क्या? मत बोलना, क्योंकि जब तक वहां नहीं कूदेगा ना तब तक ये भी नहीं कर पाएगा। तो उस स्टेज में उसको काम करने दो। अगर उस स्टेज में नहीं करने दोगे तो आगे की 2 स्टेज भी नहीं करना है। ये मत बोलना ये टूट जाएगा, टूटने दो। अगर उस समय नहीं टूटेगा ना तो भविष्य में बच्चा टूट जाएगा। इसलिए सामान भी टूटने दो, फर्नीचर भी टूटने दो, सोफा भी टूटने दो, वो सब बन जाएगा। लेकिन उस समय अगर उसको रोक दोगे तो ये मोमेंट उसके लाइफ में नहीं आएगी। इसलिए जो मैंने टाइटल पेश किया आप एनईपी में अगर आपने पढ़ा होगा तो फाउंडेशन स्टेज सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर वो चूक गए तो आगे की पूरी पॉलिसी
का कोई महत्व नहीं है और इसीलिए उसको हमने आत्महत्या मान लिया कि पूरे एजुकेशन पॉलिसी का न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सबसे अहम हिस्सा अगर कोई है तो फाउंडेशन। और इस चीज को आप सबको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट देखिए, यूनिसेफ जो है वो खुद बोल रहा है कि 10 में से 8 बच्चे जो अर्ली चाइल्डहुड केयर में इन्वॉल्व होते हैं, है ना, इनका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो उसका संबंध आपके नेशन के बिल्डिंग के साथ है। बहुत गहराई वाली बात है। उस फाउंडेशन, इसका नाम है फाउंडेशन। अगर नींव गड़बड़ाई तो ऊपर की इमारत जाएगी और इसलिए उस फाउंडेशन पर काम करना, मतलब भूल जाओ दूसरों को सुधारने की, हम अपने ही बच्चों को सुधार रहे हैं। हर कोई अपने ही बच्चों को सुधार रहे, बाकी पूरा नेशन ठीक हो जाएगा। नेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चे की चिंता कर लो, स्कूल वाला उनके यहाँ जो एनरोल बच्चा है उसकी चिंता कर लो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, आप रोज आप उस पेपर में पढ़ते हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, नेशन का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जीडीपी के पीछे पड़े हुए हैं। आप पहले भी आपके वक्ताओं ने बताया होगा कि एनईपी को लागू करने के लिए 6% जीडीपी की जरूरत है और 6% का जीडीपी आएगा कहां से? जब तक के आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं होगी तब तक नहीं। और इकोनॉमी तब ठीक होगी जब आपका फाउंडेशन सही है। और फाउंडेशन सही आएगा जब जो 8 बच्चे एंट्री ले रहे हैं फाउंडेशन स्टेज पर, उसकी केयर करना, उनको संभालना एक बहुत बड़ा टास्क है। नेक्स्ट, सारा साइंस, सारी स्टडीज, मैंने जो फाउंडेशन पर ध्यान देने के लिए बोला, ये स्टेज इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे ह्यूमन ब्रेन का डेवलपमेंट 85% इस टेन्योर में होना है, इस एज में होना है। जस्ट इमेजिन कि आपके ब्रेन का डेवलपमेंट 85% जब उस पीरियड में हो रहा है तो सबसे अधिक ध्यान भी हमको उसकी पीरियड में देना होगा। तो 85% आपका ब्रेन, आज आपका ब्रेन कैसा है, डेवलप हो गया, लेकिन कब हुआ, शुरू हुआ उस पीरियड में। उस समय उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर मिल गई होती, जो कुछ भी उस ब्रेन की ट्रेनिंग होनी थी, चाहे वो थॉट प्रोसेस के साथ में हो, थिंकिंग पैटर्न के साथ में हो, इमेजिनेशन के साथ में हो, सारे कुछ पेपर अभी थे, तो शायद स्थिति और डिफर हो। ठीक है, 3 से 8 साल में ब्रेन के
ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट डेवलप हो रहे हैं। माइंड बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके घरों में भी अगर ये बच्चे हैं, ये स्टूडेंट हैं, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। 3 से 8 साल के बच्चों में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो डेवलप हुए हैं उसमें एनालिसिस, मेमोरी, इमोशन, अटेंशन, डिसीजन मेकिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ये 6 कंपोनेंट पहले, इसके बाद क्या हो 3 से 8 साल के बीच में उसमें एनालिसिस करने की एबिलिटी डेवलप होनी शुरू होती है। आपको ये मालूम हो गया अब किसका काम है? किसका काम है? 2 लोगों का काम है, पेरेंट्स और टीचर, कि उस फाउंडेशन स्टेज पर ये सारे कंपोनेंट एनालिसिस कैसे डेवलप होगा उसके लिए, इमोशनली कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, मेमोरी कैसे डेवलप होगी, राइट, अटेंशन कैसे होगा। आज आप लोग योगा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, लेकिन आपका 85% ब्रेन का जो अटेंशन का पैटर्न है जो आपने सीख लिया है तब 8 साल तक, वो आज भी बरकरार है। ये मत सोचना कि आप कुछ कर रहे हैं तो कुछ होगा, ये सारा कुछ हो चुका है आपके साथ, और इसलिए आने वाले जो जनरेशन है उसको ट्रेन करने की जरूरत है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लगती है, ठीक है, हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास अटेंड करते हैं, इसलिए डिसीजन मेकिंग नहीं होती। आपकी डिसीजन मेकिंग तो बहुत पहले डेवलप हो चुकी है, आपको ये सारा काम समय कर देना है। कोऑर्डिनेशन, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन मैक्सिमम 3 साल से 8 साल का पीरियड। नेक्स्ट सेंस सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उस सारे सेंसरी ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करना और उन सारे सेंसरी ऑर्गन्स के माध्यम से फील करना उस स्पिरिट का नाम है। दिमाग को डेवलप आगे थिंकिंग, आज तक के हाउ टू थिंक ये आपको कहीं पर भी नहीं सिखाया गया। हाउ टू थिंक सिखाया गया, घर में नहीं सिखाया, स्कूल में नहीं सिखाया, कॉलेज में नहीं सिखाया, यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया। तो जितने थिंकिंग पैटर्न है, चाहे वो क्रिटिकल हो, एनालिटिकल हो, क्रिएटिव हो, ऑटोमेटिक, आपको कभी नहीं बताया कि क्रिएटिव थिंकिंग कैसे करना है, एनालिटिकल थिंकिंग कैसे करना है, किसी ने नहीं सिखाया, जो कि उस पीरियड में डेवलप होता है। 3 से 8 के पीरियड में उसको डेवलप होना था, हमने वो काम नहीं किया, इसलिए उसकी जरूरत है। कंट्रोलिंग, प्लानिंग, परसेप्शन, कितने प्रकार के परसेप्शन है, डिस्टेंस परसेप्शन है, टाइम परसेप्शन है, स्पेस परसेप्शन है, स्पीड परसेप्शन है, वेट परसेप्शन है, हाइट परसेप्शन है, स्पेस, तमाम प्रकार के परसेप्शन हैं। हमारे करिकुलम में कहीं डेवलपमेंट की जगह नहीं है। परसेप्शन कैसे डेवलप करते हैं नहीं पता, क्योंकि करिकुलम में ही नहीं है, उस करिकुलम को ऐसा डिजाइन ही नहीं किया है। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल रही है, अभी केवल बोल रही है, अभी भी कैसे करेंगे
किसी को नहीं पता है, सब हवा वाली बातें चल रही है। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा what you have to develop उस पीरियड में 3 साल से 8 साल के पीरियड में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जिनको डेवलप करना है, और ये जो फ्रंट लाइन में बैठे हैं इनकी ड्यूटी है जो करिकुलम ऐसे डेवलप करें। और जब तक आप लोग पहुंचेंगे गाँव में तो आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि उसको इम्प्लीमेंट करें। समय कम बचा है, 2020 में आ गया, 22 तक कोई हलचल नहीं है। 22 का मतलब एकेडमिक की होगा। तो जब तक कि हम लोग डिजाइनिंग नहीं करेंगे, करिकुलम की प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं करेंगे, तब तक तो वो बच्चे अभी भी अधूरे ही नहीं करते रहेंगे। और इसी चीज को उन्होंने फोकस किया। हम एक एक डोमेन पर आते हैं। आपको तकलीफ हो रहा है जल्दी करूंगा। सबसे पहले फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्रॉस मोटर डेवलपमेंट जिसमें बिग मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है, एंड देन फाइन मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है। आप पिक्चर्स देखेंगे कि नीचे जो है वो फाइन मूवमेंट्स आते हैं और ऊपर में big muscles का involvement. That means you have to develop such kind of activities. Especially ये movements 3 साल से 8 साल के जो बच्चे हैं वो सब सीख गए। फिर आप करेंगे जब आप करिकुलम में उसको डालेंगे तभी करेंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, सिलेबस में है क्या, सिलेबस में है क्या, नहीं है, तो इसको आपको सिलेबस में डालना पड़ेगा, तब कहीं तो जाकर के नेक्स्ट टोटल ओवरऑल बॉडी पर आपका कंट्रोल। आपको उन सारी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा जिससे अधिक मात्रा में हम बॉडी पर कंट्रोल ला सकते हैं। आप पूछेंगे ये तो होते रहता है, इसकी जरूरत क्या है? जब ये 70 साल का हो जाएगा, आप नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये रहेंगे, पूरा नेशन यही चलाएंगे उस समय। तो इनको 70 साल के लायक बनाना, 70 साल के लायक बनाना इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है, इसलिए फाउंडेशन बेसिक फंडामेंटल जो स्किल्स हैं, रनिंग हो गया, स्कीपिंग हो गया, ये सारे आपको जैसे वही बात करिकुलम में डालना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है पता है, बच्चे को पढ़ना है, क्या पढ़ना मार रहा है, क्लास में बैठ सकते हैं, क्योंकि स्कूल कैसी है, ऐसी है वर्टिकल डायरेक्शन में, ग्राउंड है ही नहीं। इतनी प्ले स्कूल रहे हैं, उनके पास जगह ही नहीं है। यहाँ पर 3 साल से 8 साल के बच्चे पढ़ते हैं, उनके पास मैदान नहीं है। कैसे चल रहे हैं, ऐसी 3 मंजिला बिल्डिंग, पीले रंग की बस आती है, गेट में रुकती है, उतार दिया, चलिए लेने के आगे, है ना। एक्टिविटीज के नाम पर वहीं पर बैठे हैं कमरे के अंदर, डोनेशन ले लिया आपसे, इसके लिए के नाम से
डेवलप हुआ था एपिसोड। चलिए नेक्स्ट इज you have to develop सबसे एसेंशियल काम जो उस दौरान होना चाहिए, जो कि हम लोग सबसे अधिक रिजेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। और आप में से जितने पेरेंट्स हैं, बाद में आते हैं काउंसलर के पास, मेरे बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कॉन्फिडेंस उस समय नहीं आता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास अटेंड करने से कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस 3 साल से 8 साल के पीरियड में जो इमोशनल डेवलपमेंट होंगे उसको केयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर वो प्रॉपर्ली केयर नहीं हुआ तो वो बच्चा इमोशनली लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम। इसलिए कभी भी अपने बच्चे को हाथ में ट्रेन जरूर कराओ ले जाने के लिए, लेकिन अगर वो कांच का ग्लास गिरा दे तो मारने की जरूरत नहीं है। अगर वो गिर जाए नेक्स्ट टाइम के लिए कैसे बैलेंस बनाना है वो सिखाओ। लेकिन अगर उस दिन अगर आपने मार किया उसको इनके सामने, मेहमानों के सामने, तो उसकी कॉन्फिडेंस और इज्जत दोनों कारगर हो जाएगी। और जिस दिन वो जाएगा उसके बाद फिर से कभी वो कॉन्फिडेंस लौट के नहीं आएगा। और साथ अगर ये बोलिए तो गधा है तो कुछ नहीं होगा, तब तो परमानेंटली है। तो अगर अपने बच्चे को बचाना है तो सेल्फ इमेज उसकी डेवलप करनी पड़ेगी, और वो डेवलप करने का पीरियड उससे ध्यान रखना। आपके पास पूरी सारी जिम्मेदारी आने वाली है। आप देखिए इसी पीरियड में वो बहुत ज्यादा अपने इमोशनल एक्सप्रेशन देते हैं, उनको रोकिए ना, उनको देखने दीजिए। नहीं तो अधिकांश माताएं अपने आंखों से नियंत्रित करती हैं बच्चों को। कहीं पर भी जाए, अगर बच्चे को कहना होगा मानना होगा तो पहले तो माँ ने अगर पॉजिटिव साइन दिया तो ठीक है, अन्यथा जाता है मामला। और वो जो कॉन्फ्लिक्ट में जीता है वो उसके लिए बहुत ज्यादा करता है, तो उसको एक्सप्रेस कर दीजिए, उसको अपने इमोशन, अपने थॉट लैंग्वेज के रूप में या किसी भी रूप में उसको जरूर एक्सप्रेस करें। नेक्स्ट इम्पैथी की बात नहीं कर रहा हूँ, इम्पैथी का बहुत ज्यादा विश्वास नहीं। Empathy, that means feel what others are feeling. दूसरे क्या महसूस कर रहे हैं इसको जिस दिन वो बच्चा समझ के आएगा उसका पूरा जीवन सफल हो जाएगा। जिस दिन वो बच्चा उस पीरियड में
ये समझ जाएगा कि टीचर क्या चाहता है, पेरेंट्स क्या चाहते हैं, माँ क्या चाहती है, पिताजी क्या चाहते हैं, दादा क्या चाहते हैं, और उनकी फीलिंग्स को जब वो समझने लग जाएगा, जो कि बहुत बड़ा इमोशनल लर्निंग का पार्ट है, और ये भी इसी दौरान होना है। तो इसको होने दीजिए, रोको मत। Simultaneously social emotional development. आखिर हमारे यहाँ जब से कोरोना आया तब से और नहीं समझ सकते थे। पहले हम लोग बोलते थे स्कूल जाएगा ना, खाते थे सबके साथ बांट के खाना, टिफिन सबके साथ बांट के खाना, खाते क्या बोलते किसी के साथ मत बांटना, पानी की बोतल किसी को मत देना, रोग कौन सा है, हम किसको रोक रहे हैं, एक जो डेवलपमेंट होने वाला है, सोशल डेवलपमेंट होने वाला है, सोशल होने वाला है, उसको हम रोक रहे हैं, उसको रोकना नहीं। तो बच्चे हैं तो छोड़ो, तो जितना ग्रुप डायनामिक वर्क करेगा, उसका क्लियर रूप से जो डेवलपमेंट होगा उसको आप भी नहीं कर पाओगे, इसलिए उनको वो काम करने दो। हो गया, इमोशनल हो गया, देन कॉग्निटिव पार्ट, दोनों डेवलपमेंट होने के बाद में तीसरा पार्ट जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। ये सब काम हम लोग ज्यादा करते हैं। सबसे अधिक अगर फोकस होता है पेरेंट्स का और टीचर्स का, क्या ये आना चाहिए इस क्लास तक के आना चाहिए। कई बार तो कर्सिव राइटिंग जो है वो मेरे को समझ में नहीं आता, चौथे साल में कैसे लोगों से करवा लेते हैं। तो बच्चे के ऊपर कितना अन्याय होता है, अत्याचार होता है, वही जानता है, जिससे कर्फ्यू राइटिंग करवाई जाती है। कर्फ्यू राइटिंग के लिए जो फाइन मूवमेंट्स होने चाहिए उसको आपने डेवलप नहीं होने दिया। फाइन मोटर मूवमेंट्स जब डेवलप करने थे उसको होने नहीं दिया, और सीधे आप बोलते हो कर्फ्यू राइटिंग को टूट जाओ। यहाँ पर प्रॉब्लम, दिखाने में प्रॉब्लम नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप आइए और उस स्टेप के अनुसार से उसको सीखें। यही वो पीरियड है जब पैटर्न की भाषा सीखता है, क्योंकि पेरेंट्स घर पर रहते नहीं है और बच्चे कुछ समय में लगा देता है, जब तक या तो टीवी में घर आता है तो उसके बाद में बेचारे के पास कुछ नहीं रहता है, तो बोलने वाला नहीं है, या तो अपने घर में इकलौता बच्चा है, बहुत हो गए तो दो हो गए। अब वहां पर समस्या आती है कि जब तू सुनेगा तो बोलेगा ना, तो सुनेगा क्या, कार्टून नेटवर्क, तो क्या बड़ा भी छोटा भी निंजा और खाना तो वो जिस टोन में बोलते हैं जाना, वो उसी टोन में बोलते हैं, उसी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि उस एक में जो उसने सीखना था हमने उसको नहीं परोसा। तो 3 साल से 8 साल आपके लैंग्वेज की जो बात है, लैंग्वेज के लिए आपको क्या वर्कआउट कराना पड़ेगा,
इसलिए दोनों कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब केवल लिख दिया, बच्चे को अपना नाम लिख के आ गया, पेरेंट्स खुश हो गया, आज अपना नाम लिख दिया, वही तो सीमित नहीं है। थिंकिंग के जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उसको हमने नहीं डेवलप किया। क्रिएटिव थिंकिंग कब समझ में आता है? अरे कार्यक्षम से कब समझ में आया? तो जब पिक्चर वाला समझाएगा, गिरवा के समझाएगा तभी समझ में आएगा। तब तक के बाकी के क्या प्रॉब्लम है हमको नहीं पता, क्योंकि करिकुलम में नहीं है। और करिकुलम में नहीं है तो मतलब नहीं है। तो जो करिकुलम में है वही पढ़ाया जाएगा, उसके बियॉन्ड हम जाएंगे नहीं। ये जो एडिशनल वर्क है कि डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, इस पर हम लोग नहीं जा रहे, इस पर जाने की जरूरत है। कुछ मैथमेटिक्स कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ उसका इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मल्टीप्लाई होगा तब जब आपको कुछ उसको दोगे। आपने कुछ उसको नहीं दिया तो इमेजिनेशन मल्टीप्लाई नहीं होगा। आप बोलते रहो उसको कि आपको समुद्र देखना है, समुद्र 10 लाख से बड़ा नहीं है, तो उसकी इमेजिनरी में कभी समुद्र में वो बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा क्या सोचेगा, तो उसकी इमेजिनरी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और ये सारा आपको ये फ्रंट लाइन वालों का काम है, पीछे वालों को सीखना पड़ेगा कि कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। फिर वाली बात अभी बहुत सारी बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। अगर आप देखेंगे तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन का मैक्सिमम काम स्कूल में होता है और कुछ घर में होता है, क्योंकि अब पेरेंट्स के पास समय नहीं होता। वो बेचारे आईटी सेक्टर वाले लोग जो खुद 10 बजे के पास में उठते हैं, तब तक बच्चे चला जाता है, और जब तक बच्चा आता है तब तक ये चले जाते हैं, तो दोनों का मिलाप नहीं हो पाता है। उसका मिलाप नहीं हो पाता है तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन यहाँ पर करना है, उसकी सारी जिम्मेदारी स्कूल पर आ गई है। तो भविष्य में स्कूल ही को माध्यम होगा इसकी जिम्मेदारी डिसिप्लिन लाने की। बच्चों को पेरेंट्स बोलते हैं अगर आप कंप्लेंट करें कि क्या करते हैं तो स्कूल क्यों भेजा था, इसलिए भेजा था कि आप सुधार दो। तो स्कूल पढ़ने के लिए भेजा था, सुधारने के लिए भेजा था, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए भेजा था, सोशल डेवलपमेंट के लिए भेजा था, इसके लिए भेजा था। हमको भी किया इसको सबसे कम तनख्वाह मिलती है, उससे सारे डेवलपमेंट की उम्मीद करो कि वो सारे डेवलपमेंट करके आपके बच्चे को आईआईटी के लायक बना दे। वो बच्चा आईआईटी में चला जाए, आईआईटी में चला जाए, और वो टीचर जो हम लोग बैठे हैं वहीं पर है। ये पूरी बातें इस
दूसरे को मजबूत करें। और एक पार्ट है फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स आप देखते बच्चे सीधे जाते बिजली बदलते हैं, उनको फ्रेंड्स की मीनिंग नहीं पता, उनको बताना पड़ता है कि अपने सही फ्रेंड्स को कैसे पहचानें। उसकी चिंता मत करो कि बिहेव कर बिहेव कर, मतलब बात करने की गलत कर, फ्रेंड कोई भी हो उसका बिहेवियर फ्रेंड के अनुसार है या नहीं, उसको जज करने की एबिलिटी उसमें डेवलप होनी चाहिए। वो ये जज कर सके कि जो आया वो फ्रेंड नहीं है। वास्तव में फ्रेंड एक या दो ही होते हैं, बाकी का पूरा क्राउड होता है। तो जैसा लोग बोलते हैं ना कि साथ में काम करने वाले कलीग्स, साथ में पढ़ने वाले लोग, ये कभी दोस्त नहीं होते। वो इसलिए क्योंकि जिस दिन उनका हिट टकराता है उस दिन उसका अलग हो जाता है, तो वो कभी अच्छे फ्रेंड नहीं होते, कोवर्कर्स होते हैं। दे आर कोवर्कर्स, दे आर नॉट फ्रेंड। दोनों डिफरेंस है। And how to identify the ये पैरामीटर्स हैं फ्रेंडशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए, और उसको अगर वो 8 साल के पीरियड में सीख गया तो लाइफ में धोखा नहीं मिलेगा। ये एक कंपोनेंट उसको वहां पर सिखाने की जरूरत है। और ये बेसिक है। अब मैं इसमें आता हूँ सारे और मैं सबसे यहाँ से शुरू किया क्योंकि स्कूल में एमएससी में अगर आप देखेंगे तो ये नीचे का जो फाउंडेशन स्टेज है, इसमें 3 साल और 2 साल ऐसे 5 साल, मतलब 3 साल में अगर लिखा 8 साल तक उसका फाउंडेशन कंप्लीट होगा। इस 5 साल का ही ये ड्यूरेशन है, इसमें सारी बातें चाहे वो इमोशनल हो, चाहे सोशल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे सारी चीजें उसी दौरान आपको अब इस बात पर मैंने शुरुआत की थी, ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन सबकी समस्याओं की जो जड़ है वो है सिलेबस में नहीं है। ये सब ठीक है, पढ़ाना है, लेकिन क्या करें तो कोर्स भी नहीं है, कौन पढ़ाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। 3 लैब्स करवाना था, बोलते आ गया, झटका मार दिया, मामला खत्म। ये एनईपी का उद्देश्य नहीं है। एनईपी ने जो सोच समझ करके वीडियो बनाए हैं, उन स्टेज पर काम करने की जरूरत है, और ये काम फ्रंट लाइन में है, क्योंकि जब तक के उन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख करके करिकुलम डिजाइन होगा, हम लोग भी यहाँ पे और सबसे बोलते हैं हमारा ठीक है, लास्ट में पूछा जाता है लर्निंग आउटकम। तो लर्निंग आउटकम क्या नाम है, वो नीचे है। तो लर्निंग आउटकम नाम से काम किया नहीं होता है, करिकुलम अलग भाग रहा है, लर्निंग आउटकम अलग जा रहा है, तो उनका आपस में कोई सामंजस्य ही नहीं है। डेट के कोर्स में लर्निंग आउटकम अलग लिखा जाता है, तो लर्निंग आउटकम अलग लिखा जाता है और करिकुलम अलग होता है।
जब तक कि ये सिंक्रोनाइज नहीं होगा तब तक सारी बातें बेमानी है। तो वैसे ही एनईपी में जब तक के आपके ऑब्जेक्टिव्स करिकुलम के साथ में सिंक्रोनाइज नहीं होंगे तब तक सारी चीजें बेमानी है। तो जो इनको जिम्मेदारी है उसको डिजाइन करने की बड़े बड़े लोग जिम्मेदारी है। इसके अनुसार से जो आपके ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए हुए हैं उसके अनुसार से करिकुलम डेवलपमेंट करें। आपने करीब उससे भी करेंगे नेक्स्ट लेवल करिकुलम डिजाइन हो गया, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तय हो गए, कैसे डेवलप करना है वो तय कर लिया, उसको डिजाइन कर लिया, उसकी स्ट्रेटजीज बन गई, एक्सरसाइज तय कर लिया, कंटेंट तय कर लिया, सारा कुछ हो गया। उसके बाद आता है कि आपको कैसे उनको डेवलप करना है, उसको करिकुलम में डिजाइन करना है और उसको लाना पड़ेगा। और जब हम ट्रेन करते हैं उनको ये बताना एक्टिविटीज है इनसे ये होगा, इसलिए उसको जाने की जरूरत है। ये वास्तव में एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। लर्निंग यहाँ से शुरू होती है। अब वो गिरने के बाद उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखो, कितना सन्नाटे में बेचारा क्या हो गया। जब तक वो अनुभव नहीं करेगा, ये सब अनुभव से सीखने वाली चीज है। सारा ये जब तक वो अनुभव नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं बनेगा। और इसीलिए उस पार्ट को डील करना है, उनको कॉन्फिडेंस यहीं से आएगा। हाउ टू हैंडल, जो कि हैंडलिंग भी आएगी, कैसे एक्ट करना है वो भी आएगा। ये दिस इज द राइट टाइम। 3 साल से 8 साल ये पूरा जो है वो उसी का पार्ट क्या होगा। इन चीजों से ये होता है शीशा पे लेगा, उसको पता चलेगा कि दो लोग एक तरफ बैठने में क्या होता है। एक जन उठ जाएगा तो क्या होता है, एक जन अचानक से हट जाए तो क्या होगा। ये होने दो, ये जब तक के नहीं होगा तब तक के वो सीखेगा नहीं। तो जितने मोटर डेवलपमेंट है एसेंशियल चाइल्डहुड पीरियड में दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और इसीलिए जो कैरिकुलम डिजाइनिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। कितने लोग जो लोग खेल किए बहुत अच्छे लोग, क्योंकि आजकल तो इसी में कितने लोगों ने बिजनेस किया है। आपको बताना एक टर्म आता है मोटर एलिजिबिलिटी। मोटर लर्निंग हो गया, आपका सीख लिया। एक टर्म आता है मोटर एलिजिबिलिटी, दैट इज एबिलिटी टू लर्न न्यू मोटर स्किल। और वो जितने गेम है जिन्होंने बिजनेस किया है, मैंने परसेप्शन की बात की थी, डिस्टेंस परसेप्शन, स्पेस परसेप्शन, टाइमिंग। जिन्होंने बिजनेस किया है जस्ट अपने आप को रिमाइंड कर दो कि कितने कोड से आपको उसको मारना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा कि वो कहां तक जाए। ज्यादा जोर से ठोकर लग गई तो बदलना रेंज के बाहर चला गया।
कैसे सीखा, वो परसेप्शन आपने डेवलप हुआ। अगर आप सोफे में बैठ करके फैसला करेंगे तो परसेप्शन डेवलप नहीं होगा, वो इसी से होगा। कभी करके देखना है, बहुत मजा आता है करके देखना। जब वो करते हैं ना, टीम स्पिरिट डेवलपमेंट के अलग से एमबीए में जाने की बस इतनी जरूरत नहीं पड़ती। जब एमबीए में जाते हैं ना, तो वहां पे टीम बिल्डिंग करके सिखाया जाता है। 3 साल से 8 साल के बीच में करवा दो, सब सीख जाएगा टीम बिल्डिंग। ग्रुप फॉर्मेशन आ जाएगा, टीम बिल्डिंग आ जाएगा, टीम बिल्डिंग के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, सारा आ जाएगा। उसके लिए एमबीए तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वो सारी बातें हैं आपको करिकुलम में डिजाइनिंग में को आप जोड़ने की जरूरत है। इस बच्चे को पहचानते हो? यस सर। कितने लोग हैं आप लोग? अगर आप लोगों ने मेरे को नहीं पता कितने लोगों को फेस करना आता है, अगर नहीं भी आता है, आप अपने बच्चे को जरूर सिखा दें। क्योंकि 15 मूव्स बाद तक अगर इमेजिनरी है, 10 मूव्स के बाद तक के इमेजिनरी है, तो इससे अच्छा दुनिया में डेवलप करने वाला दूसरा कोई नहीं। और अगर नहीं सिखाया है तो उन बच्चों को उस पीरियड में इसको करिकुलम में जोड़ करके जरूर सीखना है। क्योंकि वो सामने वाले के मूव्स को देख करके नेक्स्ट मूव्स शुरुआती तौर पे एक एक मूव सीखता है और उसके बाद में 15 मूव्स करके कैलकुलेशन कर सकता है। अब कहाँ गलती नहीं करनी है, कहाँ गलती करनी है, मतलब गलती जानने के लिए, तो उसको कैसे अवॉइड करना है, टाइम प्रेशर में कैसे एक्ट करना है, ये डिसीजन मेकिंग का काम। फिर डिसीजन मेकिंग फिर तो एक बात करूंगा, उसके लिए देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आईएम जाने की जरूरत नहीं है, तो सारा खेल यही हो जाता है। हम पहली क्लास में देखेंगे क्यों पढ़ाया गया था, क्यों पढ़ाया गया था, क्यों बताया गया था, अब गायब हो गया करिकुलम से। तो जो नेचुरली डेवलपमेंट था, जो स्टोरीज के माध्यम से हम उसको कल्पनाओं में ले जाते थे बच्चे को, तो वो इमेजिनरी प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे काम आएगी, जो क्रिटिकल थिंकिंग वाली बात है, एनालिटिकल थिंकिंग वाली जो बात है, वो उस स्टेज पर आपको डेवलप करना है। बात हो गई जितनी जल्दी रास्ते से छुटकारा मिला, यहाँ पर फाउंडेशन स्टेज पर, फाउंडेशन स्टेज पर ला रहे हैं। अभी आपके पास कितनी कॉपी है, नोट कर लीजिए। पूरे सब्जेक्ट उसी में रहते हैं। तब से ऐसी आखिरी सीख गया, उसके बाद में उतना बड़ा रास्ता इतना आ जाता है।
और उसके पहले तक भी खुला रहता है, इसकी जरूरत नहीं है। से उसको कम से कम फाउंडेशन स्टेज की इस मोड से तो मस्ती की पाठशाला वास्तव में मस्ती की पाठशाला ही है हम लोग, उससे जो डेवलपमेंट होगा वो कर सकते हैं। अब ये सारी बातें हो गई, उसके बाद का जो चैलेंज है कि फाउंडेशन स्टेज पर डेवलपमेंट के स्टूडेंट देखिए। अब चैलेंज क्या आएगा? चैलेंज ये है आपने करिकुलम डिजाइन कर लिया, सारा कुछ कर लिया, प्लानिंग कर ली, उसके लायक टीचर का प्रॉब्लम कहाँ है? टीचर्स ट्रेनिंग। अभी मैं सीमाएं मेरा दर्द अब यहाँ पर उन बच्चों को जिससे हम लोगों ने डेवलपमेंट की बात की है, इन सब पे काम करने के लिए जो टीचर चाहिए हमारे यहाँ रिवर्स है। जितना क्वालिफाइड टीचर होता है ना वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पहुंच जाता है, उसको जस्ट उल्टा करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होगा यानी हो नीचे आओ, फाउंडेशन स्टेज पे काम करो। फाउंडेशन स्टेज पर बहुत अच्छे टीचरों की जरूरत है, हमारे रिवर्स होता है। जहां पर बहुत एक्सपर्टाइज की जरूरत है, जो वहां पर से बच्चा पूरा अब जब कॉलेज में पहुंचता है, बच्चे आदमी रहे हैं क्लास में, आपने तो पूरा पिरामिड उल्टा करके रखा है। फाउंडेशन में जिनको टीचरों को जिम्मेदारी देने की, वहां पर आपने आंगनबाड़ी और इसके कार्यकर्ताओं को जिनकी बाहर की ड्यूटी ज्यादा रहती है, स्कूल में काम और जनगणना में और बाकी के वोट कराने में और उसमें ज्यादा रहते हैं, या सामग्री वितरण या इंजेक्शन लगा के लोगों को इस काम में ज्यादा रहते हैं। उनकी क्लासेस खाली पड़ी है का जहाँ पर कि आपको सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है, वहाँ पर हमने सबसे कम ध्यान दिया, इससे हमारी ग्रेजुएट उल्टा हो गया। अब सबसे बड़ी चीजें हमें 6% जीडीपी का बजट करना है। मेरा साथ मानना है कि हायर एजुकेशन में बहुत ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत है, और जब से डब्बे आ रहे हैं और मिडिल बाबा आ गया है, आपको मुझे जरूरत नहीं है, तो हम लोग की जरूरत उस नीचे वाले स्टेज पर एक्सपर्टाइज की जरूरत फाउंडेशन पर, ऊपर वालों को क्योंकि वो सब डेवलप होकर आ चुके हैं, तो डेवलप करके आ गए, उसको सारी चीजें आप प्रोवाइड कर दीजिए और वो पढ़ लेगा और हमसे बेहतर कर लेगा। तो वहां पर जरूरत इसकी है अच्छे ट्रेन की, और ये जो जीडीपी का एक्सपेंसेस है अभी तो आधा भी खर्च नहीं हुआ है। अगर जितना गवर्नमेंट ने कहा है कि 6% जीडीपी का करेंगे, तो हमारे सारे स्कूल्स जो है ना उनमें वो सारी तमाम सुविधाएं विदेश के स्कूलों की कल्पनाएं करते हैं ना, जैसे विदिन 6% का बजट करते हैं। तो टीचर्स ट्रेनिंग ठीक है जो है
वो है वो हम नहीं हटा सकते, लेकिन उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर वे में जरूरी है। अगर आप NEP लागू करना चाहते हैं तो NEP के ऑब्जेक्टिव्स करिकुलम के हिसाब से उनकी ट्रेनिंग आपको शुरू करनी है। और जब तक उसको शुरू नहीं करेंगे आपका पूरा NEP का दारोमदार ऊपर होता है। तो इनकी रिगरस ट्रेनिंग इन प्रॉपर मैनर होना चाहिए। तो चैलेंज जो है वो ये जो आंगनबाड़ी है ना, आंगनबाड़ी और टीचर कितने हैं इनको स्टैंडिंग करने की जरूरत है। तो टीचर्स ट्रेनिंग का रोल बहुत बड़ा है। तो ये वो मैं एक्चुअली स्लाइड जो है वो आपके पास शेयर कर दूंगा। तो ये जो दो पार्ट है, एक कल्चर और दूसरा करिकुलम, दोनों साथ चलते हैं। जब अगर आपको कल्चर बताना है तो प्रॉपर करिकुलम बनाना है। लोग ये बोलते हैं कि हमारा कल्चर बिगड़ रहा है, कल्चर बिगड़ रहा है, आपने करिकुलम बिगाड़ दिया है। करिकुलम बिगाड़ा है इससे कल्चर बन रहा है। करिकुलम आप सही कर देंगे, आपका एक पूरा कल्चर जो है जिसके लिए आप उत्साहित रहते कि हमारा कल्चर बचा रहा है, ये वो सारा कुछ ठीक होगा। तो जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी जो आप सब बहुत बेहतर ऐसे जानते हैं कि आंगनबाड़ी और प्ले स्कूल किस ढंग से चलाए जाते हैं, कितने स्पेस में चलाए जाते हैं, जिस क्लासरूम में घुसे जाते हैं, उसकी कितनी सीमाएं हैं, उससे कहीं अधिक उस क्लासरूम में हम लोग उनको भरते हैं जहां पर उनको बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमको विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर छोटी जगह पर और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैंने कई बार ये होता है कि एक इक्विपमेंट को हैंडल करने के लिए उसको 1 मिनट भी नहीं मिलता है। अगर आपने वॉल दे दिया है या कुछ और इक्विपमेंट दे दिए हैं तो 40-50 मिनट के क्लास में उसको हैंडल करने के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलता। दिखाने के लिए सोफा स्विमिंग पूल लगा लेते हैं, तो दिखा रहता है स्विमिंग पूल है स्कूल में। फोटोग्राफ जब आप उसका नेट पे सर्च करेंगे ना तो बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफ मिलेंगे आपको। और जब वहां पर जाकर के देखेंगे तो स्विमिंग पूल का नहीं दूसरा दिख रहा था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक अगेन एसेंशियल पार्ट है और स्पेशल वेंटिलेशन के साथ तो आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना है, नेशन की ग्रोथ देखनी है, तो इन सब के लिए आपको उस डेवलपमेंट फेज का जो करिकुलम है, डेवलपमेंट फेज में जो काम करना है बहुत शिद्दत के साथ, बहुत साफ मन से उस पीरियड में ये मान के चलो कि आपका बच्चा पढ़ रहा है, यदि आप मानोगे कि आपका बच्चा पढ़ रहा है और उसको क्या क्या डेवलपमेंट आप चाहते हैं तो सारे काम आपको करने चाहिए। तो थैंक यू। काफी कुछ हेलो, आप में से कोई भी विद्यार्थी प्रतिष्ठार्थी तरह से यदि कुछ बातें करना चाहते हैं तो पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। किसी को भी कुछ भी अपनी क्षमता का समाधान करना है तो आप पूछ सकते हैं।
Yes, please come forward. Please come forward. सामने आ जाइए. आप सामने आ जाइए. राजेंद्र भाई की गर्मी में काय को पूछ करता है मेरे को देख के डर करती और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे लास्ट पॉइंट बताया कि जो गांव के बेस पे बच्चों के लिए जितना भी ज्यादा बड़े लोग ऑलरेडी बट ये जो बेस को अगर हम लोग अगर अच्छे से करें तो ऊपर वो काम ही बात सुधार है तो ये बहुत अच्छा होता है कि कुछ चीज के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए और उसकी परसेंट जीडीपी का बट अगर हो जाए तो मैं ये बोल रहा था मेरे क्वेश्चन ये होगा कि वो तो सही है कि हम लोग बेस पे ध्यान देना चाहिए बट अगर हम लोग देखें प्रैक्टिकली कि आदमी एक फैकल्टी है वो हमें पढ़ा रहे हैं बट उसकी क्वालिफिकेशन कितनी अच्छी है और वो बहुत अच्छे से कर सकता है बट उसकी कुछ नीड्स है कुछ रिक्वायरमेंट्स है और वो अगर हम लोग देखें कि सैलरी तो तो वो चीज के ऊपर अगर गवर्नमेंट कुछ करे कि हाँ उनकी सैलरी भी प्रॉपर होना ताकि वो क्योंकि हर कोई को एक मोटिवेशन चाहिए रहता है तो सोशल वर्कर बट टाइम का उसके लिए मैं ये वर्ड से बिल्कुल सहमत हूं देखिए आपने अभी तक जो कुछ ये अर्जन किया है उसके लिए प्लीज बताइए अपना कीमती समय लगाया है क्वालिटी टाइम लगाया है उसका कंपनसेशन क्या है उसका कंपनसेशन नहीं है ना तो एक उसका कंपनसेशन होना चाहिए वहां सवाल नीड का मैं तो ये मानता हूं जो इतने लोग वहां काम कर रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं और अगर कोई मजबूरी में काम करता है तो उससे वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जिसके हम उम्मीद कर रहे हैं पहले जिससे वो एनईपी और इसलिए मैंने पहले बोला ना कि पिरामिड उल्टा है जो बहुत क्वालिफाइड है नीचे लेवल पर सैलरी की सबसे ज्यादा जरूरत है और ऊपर लेवल पर सैलरी की सबसे कम जरूरत है कैसे बनाओ आज हमको अगर कुछ चीजें हैं तो मैंने पीपीटी लाया जवाब क्या तो आपने पता लगा कि वो क्या है तो मिल जाएगा और मिल गया प्रश्न ये होता है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट इट चीजें बहुत है एक खोजने जाओगे तो आपको 2500 पेजेस आते हैं तो 2500 में क्या पढ़ना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है तो 2500 पेजेस में क्या पढ़ना है और क्या इम्प्लीमेंट होगा ये चीजें का आप कहीं भी पढ़ने जाओगे तो आपको 8 दिन लगेगा एनईपी को पूरा पढ़ने में समझने में 8 दिन लगेगा तब तक एक स्टेज पर जाकर के काम करना और इसके बाद अभी तो हमने एक्सपर्ट्स हैं इनको कैसे सभी चाहिए कि आप टेक्निकल बना 2020 में इतनी लागू हो गया 22 तक कभी डिजाइन नहीं हुआ फाउंडेशन स्टेज में मैंने आपको लिखा कि ये जो 5 कंपोनेंट है ड्राइवर सिस्टम को डिजिटल डेवलपमेंट आगे है कॉग्निटिव इनके डेवलपमेंट के लिए आपके क्लास में क्या करेंगे एक अंग्रेजी माध्यम की स्कूल अलग चलाती है दूसरी अंग्रेजी माध्यम की स्कूल अलग चलाती है वो आंगनबाड़ी विद्यालय अलग चलाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में अलग चल रहा है तो बच्चे को नहीं सारे बच्चों की नीड एक समान है सारे बच्चों की अवसर एक समान है तो उसको डिजाइन करते समय ऊपर से लेकर के मिशन के टॉप से लेकर के नीचे तक के सबको एक करिकुलम किस स्टेज पे डेवलप करना थैंक यू जो बातें हमने बताई बेसिक स्ट्रक्चर पे उसमें पेरेंट्स और टीचर से बहुत बड़ी चीज है तो सबसे ज्यादा पेरेंट्स की ठीक है
तो हमारी जो कंट्री है बेसिकली उसमें क्या है कि मतलब 140 करोड़ में 90 करोड़ बहुत पुअर लोग, ठीक है। तो उन पेरेंट्स को मतलब ये सब बातें बहुत ओपन माइंडेड, बहुत ब्रॉड माइंडेड होती है। ये तो जो एजुकेटेड पेरेंट्स है वो भी उतना ढंग से ना समझ पाएंगे, मतलब विक्टिम ना आपको फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। मतलब बहुत टाइम टेकिंग और बहुत हाई लेवल की चीज हो जाती है अभी जो सोसाइटी का माहौल है। तो वो जो 90 करोड़ पुअर पेरेंट्स हैं या जो, और टीचर भी वो हैं जिनको खुद ये प्रैक्टिकल अनुभव नहीं मिला बचपन में कभी, वो सिखा रहे हैं। और पेरेंट्स भी 90 करोड़ की मतलब किस स्थिति में गरीबी में है वो आपका प्रश्न एकदम कॉम्प्लीमेंट दोनों एंड। देखिए पेरेंट्स की बात करूं तो सबसे अधिक पेरेंट्स जो है ना वो झगड़ा करते हैं क्लास 4 तक के, 4th क्लास तक के जितने पेरेंट्स आते हैं ना तो मैडम बैठ के उससे पूछ लेना, सबसे अधिक आधे नंबर के लिए भयंकर झगड़ा करते हैं। मेरे बच्चे को उसके नंबर से आधा नंबर ज्यादा क्यों मिला, कम क्यों मिला, आपको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और कॉपियां लेके आती हैं बकायदा, वहां पे लिखा रहता है इसकी इतना है, इसका इतना है, इसका दोनों ने सेम लिखा है, आपने इसको आधा नंबर ज्यादा क्यों दिया, तमाम प्रकार के आरोप। वो बेचारा टीचर पागल है, वो तो मैं तो सल्यूट करता हूँ वो टीचरों को जो उनको बहुत ही पेशेंस के साथ में हैंडल करते हैं। उन बच्चों को भी हैंडल करना और उनके पेरेंट्स को भी हैंडल करना, ये दोनों बहुत टफ है। ऐसे नहीं हो सकते उससे अगर कोई क्रिटिकल स्थिति है तो उसके लोग उस पीरियड वालों को पढ़ाते हैं। किसी भी पेरेंट्स को 6वीं 7वीं 8वीं के बाद स्कूल के जो टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग होती है उसमें से आगे आते ही नहीं, और आते भी हैं तो कंप्लेंट नहीं करते कि मेरे बच्चे को लंबा काम मिला, क्यों, खुद ही नहीं पढ़ते हैं, खुद नहीं पढ़ते हैं। वो कब तक पढ़ते हैं, 4वीं क्लास तक। वो बच्चे को 4वीं क्लास तक जाते थे कि जिम्मेदारी है, उसके बाद वो पेरेंट्स स्कूल की तरफ ध्यान भी नहीं आता। तो बोलते हैं तो टीचर और स्टूडेंट तो 4वीं क्लास मतलब वो लास्ट में आपका पीरियड 3 से 8 साल तक 10 साल तक का पीरियड जो है उसी पीरियड में वो आता है। अगर पेरेंट्स मार्क्स के कंपटीशन को छोड़ दें, आपको पेरेंट्स को ये समझना है क्या मार्क्स के कंपटीशन को छोड़ दें और आपके बच्चे के दूसरे क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इन पीरियड्स में, उस पर आप ध्यान दें। बाकी की चीजें तो आ जाती है, जो मेमोरी से रिलेटेड एस्पेक्ट है वो प्रैक्टिस से आते हैं, वो आपको घर में बैठ के करना है। लेकिन कंसेप्चुअल टीचिंग जो है वो स्कूल में होती है, और अनफॉर्चुनेटली कंसेप्चुअल टीचिंग नहीं हो रही है, तो फिर से बड़ा एक विवाद का विषय है। कंसेप्ट नहीं समझाया जा रहा, साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ लिया, क्यों पढ़ा ये आज तक समझ नहीं। कितने लोगों ने पढ़ा, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, इंटीग्रेशन काम होता है लाइफ में। तो साइन थीटा कॉस थीटा का उपयोग नहीं आता, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ शेयर बेचने के बाद, उसका कैलकुलेशन के लिए जो बेसिक फंडामेंटल है लॉस और प्रॉफिट वाला वो जरूर आना चाहिए। और इसीलिए जो कंसेप्चुअल टीचिंग करते नहीं होती, बाकी टीचिंग का यदि उसको मैथ्स को कैसे सॉल्व करना है उसका कंसेप्ट उसको क्लियर हो जाएगा, उसी दिन उसको मैथ्स आएगा। मैथ्स रट्टा मार करके नहीं हो सकता।
बहुत विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि हमने जब भी पड़ोस में जाके आपको हमेशा हमारे आमंत्रण को स्नेह और सहर्षता से स्वीकार किया और हमने अपना समय, सहयोग और नॉलेज शेयर किया। थैंक यू सो वेरी मच। सब्सिक्वेंट टेक्निकल सेशन में हमारे बीच ऑनलाइन सेशन में डॉक्टर सुखविंदर सिंह from Eudoxia Research University USA अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। मैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी के बारे में बताना चाहूंगी कि वो अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार यूडोक्सिया रिसर्च सेंटर यूडोक्सिया रिसर्च यूनिवर्सिटी यूएसए में पोस्टेड हैं। उन्होंने अपनी पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग जर्मनी से की है। उनके कुछ अवार्ड्स मैं शेयर करना चाहूंगी आपसे। उन्होंने GARD प्रोजेक्ट microbial bioresource exploration to improve bioenergy production for scientific exchange between Germany and Hungary as a visiting PhD at Department of Bioenergy in Helmholtz Center of Environmental Research जर्मनी में 2010 से 2012 तक के पीरियड में किया हुआ है। He has achieved Senior Research Fellowship from Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) at Indian Institute of Technology, Guwahati. He was ranked amongst top 2% candidates out of nearly 50,000 candidates in the graduate aptitude test in engineering, GATE 2007. He has presented his posters, the oral presentations, the concepts in many of the national and international conferences, workshops, and competitions, developed many research papers, and published those papers in the national and international level of journals. I invite Dr. Sukhvinder Singh with all due honor. Welcome, sir. Today, I invite you. I welcome you on behalf of the entire Google family. Thank you. Thank you so much, ma'am. Am I audible? Future of higher education in India and across globe. इस थीम पर हम बात करेंगे। Over to you, Dr. Sukhvinder Singh, sir. Thank you so much, ma'am. It's always an honor. First of all, I would like to thank the organization and of course in this for this invitation and inaugural function of National Conference on a very interesting topic, and a special warm welcome to Shri Ganesh Sharma ji, the chairman, the chief guest today, and Dr. Professor Girish Kant Pandey ji, Dr. Magesh Tiwari, and of course a warm welcome to my co-speakers, Dr. Neelam Arora and Professor C.D. Agassi. That is, I was just witnessing his presentation, and it was definitely a very holistic approach towards the overall development, which is very important in education. So I will first of all, again, I would like to thank the organizations, and my focus today in today's conference is especially on the higher education. And I was thinking that in any conference, of course, we share our ideas, we make contacts, we explore our dimensions of our research or our ideas. So it has to be propelled. And in education, it is the same. As we say that all the doctors are the lifeline for our societies. And of course, all those are in academics. They are also, building up our ethos for our fabric of our nation or any society. So this is very, very important as well. So I'm delighted. And I would like to, of course, now start my presentation. I know that it's already 2 o'clock, so everyone is waiting on. And today I'm focusing on two major aspects in higher education. That is the master's degrees and the PhDs, and why we are going for higher degrees. What is the need of higher degrees? What should be in our focus while doing the higher degrees? This is very, very important because everything is linked with our future.
the perspective, and of course, what you're giving to the society in terms of your education. It's always very, very important. So without any delay, let me start my presentation. And then, of course, because it's an interaction session, I love the interaction session in a conferences. So if you have any questions, discussion, we can do it. And I love to take up the questions also in the end. So let me share my presentation. And of course, today I will focusing majorly on the global aspects also, like what are the opportunities that is somehow, which is very, very important in terms of the presentations, and sometimes the key elements are missing, and so that we are not able to apply in these things. So I will like to share that as well. So let me just start. Okay, I think my presentation is now visible to all the participants. I will just require a confirmation from the organization that it is already. Yeah, okay, thank you. Thank you so much. So now let's start with the aspects of future of higher education in India and across the globe. Now, first of all, definitely I would like to pitch up the idea of education. I'm sure here in this conference and many who are watching us, they are very familiar and they are expertise in the field of education. They know in and out each and everything, the concepts, and of course the implementation part. This is very, very important. So first thing, I would like to say that, of course, should be always in dynamic state. We should be always in a learning phase. This is very, very important. And higher education, that means the degree education, while once you have finished your schooling, then you went for your bachelor's, you went for your master's, and then later on, the highest degree for the PhD in the terms of research. Then you go for the academics, or you go in different fields in order to make sure whatever you have learned in your higher degrees laid the foundation of your future. This is very, very important. The goals and the perspectives are very important while choosing your higher degrees. Your expertise, your skills, your passion is absolutely vital, and it should be always incongruent to whatever you do in terms of your master's degree and also your PhD. It's all about motivation and passion to do things. Now, as the traditional education in India or across any other, which I've seen across the Europe, also in US, they have certain traditional standards in their secondary, in their primary education, which they always followed and always encourage everyone to make sure that they will be going for a higher degree program in the streamlined field in which they have a passion and enjoy, and of course they can contribute towards society as well. Now, I hope my slides are also visible to everyone while it's changing, because sometimes in the Zoom platform it's always tricky. So please let me know also in that case. Now, let's start with today's topic. I will go for a very brief discussion, and I will also make sure that whatever the information today I put on the table in this national conference will be also enhance your knowledge. And of course, you have many questions, then we can club it and then we can have the discussion. First is the options after your primary education. What are the different options you can get to choose a degree or a postgrad degree in order to make sure that you are focused in your future, the career. This is basically now the time to make and choose your career, which is very, very important. After all, every learning abilities or everything what we learn during our primary phase,
is basically an overall development. Now, in order to get an overall development, then you are funneling it down towards the higher education. Once you funnel it down exactly what you wanted and what is you're passionate about, then you start learning it in a different way. I'm sure a lot of scholars might have seen the research articles or have done their own research in terms of the challenges which has occurred during the education program, or to apt, first of all, it's observational studies, to apt yourself with the knowledge, and then to explore that knowledge and channelize your potential to the maximum extent. So this is the overall crux of what I feel for the higher education. Higher education is always to maximize your potential in a particular field, which of course you are very passionate and also want to contribute to a society. Now, let's start. In today's discussion, we will do the options. I will also talk about the master's and the PhD. Of course, most of the scholars will also choose, they can choose PhD as their careers. Plus, provided, once again, of course, they have to be passionate about it. They want to make believe that their research will contribute to our society. This is very important. Then comes the research dynamics of it. What are your goals? What are the problems you're facing? For example, a lot of students in the current scenario, they have done their masters or they have done their bachelor studies. Now they want to explore more, and they want to explore in such a way that their skills, their interest will be kept sacred, and they can also flourish in that, so that the job dynamics will be always very, very clear. They do not be in a situation where they have plenty of degrees, but the skill-based job is not there for them. So we need to understand the overall whole scenario of the higher education. It provides you the skill and, of course, the action to do that. Then we also go with the exchange of ideas. Now, let's start with the first thing, which is very, very important. As I already stated, okay, slideshow isn't visible. Okay, I think I will just stop my screen, and then I will share once again. Yeah, this is a problem sometimes happen in Zoom, that the screen is sometimes not available. So I think I will go for I think I will go. Yeah, I think I will go for the minimize so that everyone can see. And in that case, everyone can have a look at in my slides as well. I think now it's pretty much visible to everyone. I'm on the discussion part of the slide 2. If anyone can give the confirmation, then it will be really great. Yeah, so as I was saying, that this is the overall thing, and now I'm in slide 3. That is, we should be always in a dynamic state. This is very, very important. Learning is a lifelong process. It is not that you have to learn something and then you never be an expert in such situations, because you're always learning new things in a new dimensions. So my suggestion, or humble suggestion to all the scholars, that please be always in a learning phase. Then you can explore and prosper like anything. And of course, all our professors across the platform, those who are also present today, they also advocate that please be in a learning phase, because research and education itself is always being in a dynamic state. They always keep changing. The new things will be introduced, and we always want to make sure that whatever we are learning in terms of the new add-ons will always enhance our skill, especially our skill, so that we can execute to the maximum extent. Okay, turn on the slide. Okay, okay, I will try again. Sorry for the
Okay, now I will share once more. I think I will off my video because there are some internet issues here, so it will be better. Yeah. I think now it's visible, and if I put on the slideshow mode, yeah, now I think everyone can see my screen. I'm on the slide that is called option and goals. So let's start with the first discussion part. That is, since I was discussing the higher education, I'm taking PhD in a master's program in today, and I will also discuss the modus operandi, that how it works. Of course, you are all familiar with the national education policies now we are setting up, and of course the UGC is also chipping in, and the MHRD is now decided that all the regulations that has been implemented, we will also include the skill-based options to our education, which is in before was not there, and of course now they are focusing on to make a holistic and overall development of the students in order to make sure they can choose the correct path and they can enhance their knowledge as well. So I will also focus today, especially the masters and the PhD programs, that you can actually have a go. And of course, what is the main aspect of these programs in India or in abroad, and how we are different from them, and plus how later on, if you also looking for going for your PhD, what are the different options you can also, depending upon how much passionate you are about research, you can also apply and enjoy. So first thing is, let's talk about the master's program. Now, as we all know, all the PG colleges across our India, and which is of course affiliated with the UGC and those who are affiliated to the universities in India, they are doing master's program either in a very specialized manner, or they are doing as a traditional manner where the master's program encapsulate each and everything for a particular subject. Now, if you talk about the specific, the honors degrees in especially in the bachelor's and the master's, now it is very, very imperative that in the master's program, the scholars should be very specifically focused in certain subjects. And plus, he should also make sure that during his master's studies, he will have the dissertation. That means the experience to do research, to find out certain research questions, to find out the methodologies, and to explore in terms of the data, and then can make a conclusion. And then this entire cycle will make sure that he will learn something very new, he will give something very new to the society in order to make sure the education will always flourish. So this is very, very important, the induction of the research part in the masters. Of course, if you look at the other programs or even the education system of different countries, I would like to mention here that as what I have experienced, let's say in the European countries, there are different schools. Starting from the primary section, they will demarcate the schools. Some schools are only for the vocational trainings. Some schools are only for a specific line of subjects. And some schools are like in India, which have the holistic approach to all the subjects and make sure that the student is learning all the subjects in a very comprehensive manner. And then later on, he can choose whatever his passion is, whatever his interest is, whatever he has good at it. So there are two very different models. But the focus of both the models is to prepare a student in a particular field. And
his interest, his focus will always primary. Now, in the US, it is also very much different. In the US, normally the Hochschule, that means the vocational schools, are in major amount, and the international schools, what they call, where they only teach certain specific subjects to the students, and there are certain specialization also during their schooling period, which suggests that the model that they have tried, it's very comprehensive in terms of a specific field, because they are always promoting the skill-based education. In India, of course, nowadays, we have many models in terms of the school educations, that is the primary education. And all the models are basically defined in a sense that during his master's program, he will go for the filtration. But some of the countries are doing before that. They are doing in their higher secondary. They are doing also in their graduation. That means in their bachelor studies. So we are also now doing that hybridization of the model, and I think it's a welcome sign to all the students which can be benefited out of it. Now let's talk another very key aspect, which make sure that we have so many options, and what our goals are. Our goals should be funnel. It should be in a funneling process. It should be very focused. For example, if I want to do a master's program, let's say in education, what is my passion? My passion is to propagate the learning abilities and to understand also the learning abilities of every student. That means I also want to focus on these aspects. I will choose the masters in education. I will teach the students. It's a very sacred thing, and it's a very noble profession. You are not only inculcating the knowledge, but you're also developing what we call the foundation of of every nation, because later on they will become the good citizens of the country, and then they will also be take part in overall growth of the country. This is very, very important. Now let's start with the first part. I think now I'm in the next slide. I hope it is visible to everyone. That is called the master's program. What are the platforms which we can explore, and the PhD platforms which we can explore. If you want to do the master's program, let's say in one of the biggest universities in India, or you want to do a PhD program in good universities, the central universities in India, there are certain modus operandi, there are certain cycles you need to do. What of the master's program? The top universities nowadays, what they do is they filtrate the process via examination, which is a classical approach to make sure that every master's program which is offered by central universities, they will have their own examination. You will clear those examinations, and then you can have the counseling part, like in bachelor's degree, in BE, in BTech, or in medical, what they call the entrance examination. Once you do that, then you will be admitted to a specific master's program, which is very focused in the subject-wise area. In India, JNU is also conducting the master's program for many universities since many years. And all the universities, all the central universities are linked to the JNU entrance examinations. So that is the first start you can do. The preparation is, of course, very vital in these programs. Then what about the PhD? I want to focus on the research part, because I believe that every student should do or should engage himself into the research part during his career, somehow in his career, for a short period of time. It also depends upon his passion. Of course, if he is passionate about it, he can take it as a career. Today, I will discuss about it, that how you can take these things as a career.
Now, once you are in the research, the entire the approach towards the education, the approach towards any critical thinking is very much elevated. And if you are targeting good research institute across the globe, then your master's program is the platform you need to choose very, very carefully. Nowadays, everyone wants to become a scholar of very distinct universities, but the competition is high. So you should also focus in your master's program. What should I do? What should be my goal? How I can get the entry to the top-notch universities across the globe? What are the conditions? How I can get an entry? What is the preparation I need to do? Each and every aspect you should be familiar with, and that is how the information is always the key. If you have the information, definitely you have an edge. A lot of people and a lot of scholars, a lot of students also always talked about, so that I want to do a master's program, let's say in MIT or in Stanford. I want to go to European countries. I want to explore even the Indian institute, the universities, the good and great universities for their master's program. I'm sure everyone heard about the master's in physics program from BHU. Then we have, of course, Osmania University, Hyderabad Central University. We have many great universities with an excellent master's program. But the students should be aware of each and every opportunity. Now, once you have set up the platform during your master's, you have done the dissertation, it is always advisable that if you are doing a master's program from any university, you should have one dissertation. That means the final semester should be a research semester for you. You should have a doctoral, a master thesis during your master's program, because then it will complete the circle of the learning part, because you learned something which is very, very fine, very, very focused in your master's program. Then you have done the research on it, and then you have proved that, okay, yes, I have learned certain aspects, which involves critical thinking, which also helps you to understand the problem. After all, why I am focusing today on the research part, because once you are in the research arena, you are doing research on something, you will develop a critical thinking. You will develop certain aspects that you can teach to others. You can understand the problems as well. This is very, very important and empirical in terms of education also. If you're not understanding the problem of the students, then how you can make the solution? So this is very, very important and imperative also. Now let's talk about the research part in your PhD. You can take research as a career. And I'm again sharing, PhD does not mean that you know it all or you know everything. No, it is just the highest form of degree from a university where you have done a certain research on a certain problem and you have analyzed it better, and it should be novel in nature. That means you are doing for the first time, but your learning phase will be always there. And today also I will discuss that how we can share these informations with our students and why it is important to share. In India, what I have seen, although I'm not an expert on education, but what I have seen in the higher education, because I get a lot of students, thousands of master students with their queries regarding their vision or their focus on the future, they always have the questions. I always have certain key questions to them.
And that key questions are actually very skill-based questions. During your higher studies, during your bachelor's, during your master's, have you developed any skill? Talent is always there, but do you have the skill? Have you developed that skill, polished that skill? And do you have the zeal to execute those things? Very important. Motivation is primary thing in an education. If you're not motivated to do anything, then it's all futile exercises. But if you're motivated, everything comes in a learning curve and you're always excel in those things. So skill-based education should be the primary focus. And I'm glad that our new UGC chairman, that is, he's very dynamic also. He's introducing these kind of as a framework bodies, and he's always making an suggestion to our central universities, especially in India, that we should also promote skill-based programs. That is why nowadays you see a lot of universities are doing their workshops, they are doing their training programs. So as we do, we believe that it should be skill-oriented. And then your vision and the focus on the future is very clear. Now, let's discuss the primary factors where I feel, that why the execution sometimes are lacking, and what are the various factors which is also we can share in higher education, especially in terms of your focus and your, of course, once you're applying to any position or job after your education, what should be the main hindrances? Or what you should be aware of? First thing is, of course, the surroundings, the niche, the environment, what we call the society. Now, society encapsulates everything. It encapsulates your family, your friends, the culture which you are bringing up. What is the ethos of education in your culture? And of course, we are very, very fortunate. We are from the country where the ethos of education is the prime ones. Starting from ancient civilization, even till now, we are always have a different perspective of education, and our ethos are very intact. But there should be refined, there should be some tuning, there should be some add-ons onto it. Because we are always in a dynamic state, our goal and our plans should be very, very clear. So all this entire circle of education, we learn from the society, we learn from our family, we learn from our friends. Of course, we learn from our teachers, our professors, from the university, from the college, from the school. Sometimes we never forget what they say. So this is very, very critical and very important part. You are not only giving certain thought processes, especially in primary education, that will stick. That is a very critical phase, no doubt about it. But later on during higher education, that is also very critical in sense of making your goal, your career. And that's how countries will grow. In the financial systems, of course, we are the youngest country ever now. Most of the population is under 35. So we are young India. So the goals and the perspective should be very clear and very, very important. That is why a lot of skill-based programs from the government, from the state government, from the universities, everyone is pitching in and introducing. So as we are also doing this national workshop on the same concept, that we will share our ideas, we'll enhance something. So my humble request to all the scholars, all the students, all those who are in academics, that we need to make sure that whatever we are putting in the effort, we need to be focused and we need to help with the information, share the information so that they can be benefited immensely.
Now let's start with the masters and the PhD program. I will just take like 5 minutes, and then I will just give you a rough a framework that how if your students wants to go for higher studies in India or in abroad, what are the things he need to know? First is the resources. Where he want to go? He want to go in a top-notch institutes in India, in Indian universities. He wants to go Europe, in the European universities. He wants to go to US, or he wants to go to the topmost universities in the world. What is the thing you need to do? First thing is, of course, you should have an excellent academic background. That is always the primary condition, of course. Second comes the resources. Where you have the information. Do you have the correct information? Have you choose the country? Yes. Okay. Now, which universities you want to go? Funnel it down. I want to go these 4 universities or these institutes. These are the best institutes in the world, and I want to do my master's there. That is the passion you should have. Then comes the motivation part. Why you want to go? Is it not available here? What about the resources and all this? Of course, the motivation is an important factor. Then you funnel the university, you funnel the programs. You are only choosing the vocational, the skill-based, the focus programs in your masters. Then you go for the applications. Then you need so many things. Then you need a motivation letter, you need a cover letter, you should be familiar with the university regulations. And nowadays, after the COVID pandemic, during the COVID pandemic, of course, from 2019 to 2021, everything is closed during this period. So there will be no applications from MHRD, in terms of the scholarship, because MHRD is the primary source which provides the fellowships to Indian students to go abroad and can explore. So we can also do that. Draft your CV. Make sure you will include all your achievements during your learning phase in your bachelor's or in your master's. Make sure you have a master's dissertation. Make sure you should write or learn how to write the research part, the manuscripts, the publication. In my experience, I've seen many master students, especially from the NITs or especially from the IITs, they are going for their dissertation. They are also going for their publication. Now, of course, you will say, sir, the resources should be important. Yes, I agree. But what about the passion? Passion should also be there. You can learn all these things. There are different platforms. You can learn the research part and then make sure that you have a very comprehensive CV. Then start for the applications. Once you go for the application, they will call you for the interview. Even in MHRD, if you feel, let's say, if some of our students wants to go to Germany for their PhD or for their master's program, what they do, they will fill the application for DAD. They will go for the interview either in IIT Delhi or in Habitat Center. They have a short proposal. They have a very good CV. They have very good academic record. They will be selected. Once they selected, they will get the fellowship. Once they go abroad, then they will learn many things. Resources. I'm not saying that in India we don't have resources. Of course, we have resources in India. In the university, in the top universities, we are always competing. But it's your choice. And similarly, with the PhD programs, if you want to go for a PhD, of course, in the master's program, all the countries, there is a list which is available in MHRD, all the countries who are giving us the fellowships during the master's program or during the PhD program. You can explore that. And for the faculties, I would like to say, we should also explore. We should also go abroad for 6-7 months to try to learn their education system, try to inculcate their things.
in a positive manner and then try to implement, it's always required that we'll always take the best of the things to make something which should be sustainable. So the faculty development programs, you can go for abroad to learn things and then can implement. That is how the governments are doing. So this is very important. Now let's see. I think I will share it once again because I'm not sure if my slides are visible. Okay, I will share once again. Sorry for this interruption. So as I was talking about, yeah, the master's and the PhD programs. So this is very important. Okay, now I think it's visible to everyone. Yeah, so as I was saying about the master's and the PhD program, now let's focus on the modules, because I also want to discuss, this is very important in terms of the education part, especially those who are looking for their careers, to make their careers in these things. Of course, the starting point is your master's degree, as we have already explained in during the course of this presentation. Then comes the execution, will always there in the PhD. Later on, of course, you can go for your postdocs, and then you can be in academics and be a professional in terms of that. Then comes the very critical part, to inspire. Yes, of course. Once you have achieved the highest degree as a PhD scholar, then you will inspire, be in academics, inspire the people, give them the information so that they can also channelize the same thing. Sometimes the students will do wonders. Who knows? Someone could be a field medalist, someone could be a Nobel laureate. That is how we need to see, we need to encourage them. After all, the entire sole purpose of education is to uplift the people's, what they have perceived, not only in terms of our society, but in terms of their professional growth as well. And most of the management schools, most of the universities are always focusing on these key elements. And as I have seen, that of course, we are doing the workshop in the education part. This is a very critical part. People are doing a lot of research nowadays. I have so many scholars in our IP program, those who are doing the research in education. Someone are doing in a demographic analysis with the tribal people or with the tribal school children. Some are doing the urban ones. Some are doing the disabilities that has been there. Some are doing with the challenges of education, the modus operandi of the education, the model of the education. Each and every area has been exploring, so that we should get some solution that how we can able to make sure that we can have a very comprehensive system. I remember there is one student who are actually facing some problems in terms of that the students are very excellent in one school, but the teachers are not being able to identify the talents. So what should be the research part? Then they design the research question. What are the different ways we can teach or can execute in terms of the education to those children? So with the research problem, you can go for a research question
and these things are always happening and always we will have then improvement on it. That is what the research is all about. They will suggest something, we will improve those things. So I will encourage all our students, all our scholars, colleagues, professors, that they will also encourage that ethos. And I'm sure, of course, I think the last presentation which I was listening, it is an excellent one from the basics and the challenges. That is how we need to learn and we need to execute. And finally, I would just like to get a brief in terms of the fellowships, the internships. Of course, everyone wants to have an excellent background in terms of their academic career. And plus, always, it does not matter from where did your PhD, from MIT or from Harvard, from ISC Bangalore or from BHU. But what matters is how much you are sharing the information to the young generation so that they can innovate more than you. Because as we all know, of course, the young generations are always somehow intelligent because they have so many resources, but they need to channelize all those resources as well. So information is available. And in a doctoral research university in the USA, we always wanted to make sure that we are giving you these all informations so that you have to do the hard work, you will prosper in your education, and plus you will also inspire many and many so that they will also get and contribute towards the society. So with that, I think I have shared today most of my key elements, because I wanted to make sure that today's presentation, especially on higher education, should be more focuses on the programs, that how we can also do these programs, what are the challenges, especially in terms of the research part. And of course, in a doctoral research university and a doctoral research center where I'm associated with, it is always empirical to make sure that these things should be available for each and every scholar so that they can be benefited immensely. So with that, I would like to end this presentation, and definitely I would like to have a discussion on it. Any questions, any queries or remarks is always welcome. So thank you so much for this tremendous honor as well. So over to the organization, organizers, and thank you so much for this patient listening. Thank you very much. Thank you very much, sir. Yes, ma'am, over to you. कल के सेशन में दो ऑनलाइन सेशन और एक ऑफलाइन सेशन होगा, सभी को 9 बजे से उपस्थित होना है। और कल पेपर प्रेजेंटेशन किया जाएगा, जिसमें नाम पढ़ने उनको अनिवार्य रूप से अपना पेपर तैयार करके लेके आना है और प्रेजेंट करना है। कोर्स है भूमिका, शीतल साहू, पूजा रानी, उदित और पुष्पलता यहाँ प्रेजेंट है। सेकंड सेम में जितेश्वरी, रुचि, इंदु, राकेश खांडेकर और अजय, ये लोग अपना पेपर कल प्रेजेंट करें, ठीक है। और आपके पास अभी यहाँ पर सभी जितने बच्चे बैठे अटेंडेंस शीट में साइन करने के बाद ही जाएंगे। अगर अटेंडेंस शीट में साइन